आज से पहले किसी ने मुझे ऐसा पूछा नहीं है। वो कुछ 12 साल, 14 साल, 15 साल की लड़कियां थी और किसी की बॉडी में सिगरेट बट का निशान था, किसी के बॉडी में मोम गिरा के उसको हार्म किया था, उसका स्पॉट था, किसी का आँख फुला हुआ था। जब लड़कियों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि दीदी हमें ऐसे टॉर्चर करते थे। फिर पता है वो क्या सोचते, क्योंकि ये लड़की अकेली आती है, अकेली घूमती है, ये थोड़ी लूज टाइप की है, मतलब ये इजीली इसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो वो मुझे थोड़ी इनडायरेक्टली ऑफर करते हैं कि अगर मैं उनके साथ कैजुअल हो सकती हूँ, कैजुअल इन द सेंस कि मैं उनके साथ सेक्सुअल हो सकती हूँ। वहाँ मेरी सारी फ्रीडम जो है, मेरी जो आज़ादी है, छीन ली जाती है। कैसे? मेरा मोबाइल फ़ोन ले लिया जाता है, मेरा डॉक्यूमेंट्स ले लिया जाता है ताकि मैं किसी को कांटेक्ट ना कर पाऊँ, किसी को बता ना पाऊँ। मुझे डराया जाता है, धमकाया जाता है। मुझे ये कहा जाता है कि अगर तुम किसी को बताओगी, पुलिस वालों के पास जाओगी, किसी से भी मदद लोगी, तुम्हें कोई मदद नहीं करेगा। क्यों? ये सब हमारे ही जेब में है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि जो गारमेंट इंडस्ट्री है, कहते 70% जो है महिला रन है, महिलाओं से चलता है, लेकिन वो 70% में आई थिंक 68% वीमेन एक्सप्लॉइटेड होंगी, ट्रैफिक होके आई होंगी। सिर्फ अवेयरनेस से ना पेट नहीं भरता, हमें लाइवलीहुड भी चाहिए, हमें काम चाहिए। क्या मेरा सपना, मेरा ये हक नहीं है कि अगर मैं गरीब भी हूँ तो मेरे सपना देखूँ कि मेरी लाइफ अच्छी हो, मेरे पास अच्छा फ़ोन हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छे जूते हो, मैं भी एक अच्छा लिपस्टिक खरीदूँ या फिर घूमने जाऊँ या फिर जाके एक पेस्ट्री खाऊँ। साइबर क्राइम जो है आज के टाइम पे $1 बिलियन प्रॉफिटेबल मार्केट है। तो बच्चा इन्फॉर्मेशन दे देता है, वीडियोस आ जाती है, तो स्कैमर क्या करते हैं, उसको या तो मॉर्फ करके, उसको थोड़ा सा एडिट करके बच्चे को भेजते हुए बोलते हैं, देखो तुम गंदे काम करते हुए मैंने वीडियो बना लिया है, अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो मैं रिलीज़ नहीं करूं, तुम्हारे घर वालों को नहीं बताऊं, तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। इंडिया में जो रिहेबिलिटेशन मॉडल है ना, वो फेल्ड है। कुछ पुलिस वाले आते हैं और उसको कहते हैं, हमको सब पता है तो पहले क्या करती थी, यहाँ अगर हमने किसी को बता दिया ना तो तुझे यहाँ पर खड़े भी नहीं होने देंगे। उसने हमें बोला, आप 100 नंबर पे कॉल करिए। 100 नंबर से कॉल कौन करता है? जिसके पास पुलिस की एक्सेस नहीं है या थाने में वो नहीं जा सकता है। पर आप तो थाने में खड़े, हम थाने में खड़े हैं विक्टिम के साथ। तो उसने मुझे और पुलिस वालों को कहा, प्लीज जो कहोगे मैं वही करूंगी, मैं शेल्टर होम में रह लूंगी, लेकिन मुझे वापस अपने घर नहीं भेजना। मुझे इतनी हैरानी हुई ये मालूम जब हुआ कि हर घर से एक बच्चा गायब है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दास रोज टीवी पॉडकास्ट में। आज की मैं आपकी होस्ट अंशु राजपूत और आज हमारे साथ है एक बेहद ही खास मेहमान और आज हम बात करने वाले एक खास टॉपिक पर, जो कि जर्नलिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके काम करती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ परी साइकिया मैम की। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं अपने पॉडकास्ट की। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए अंशु, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की और कब सोचा आपने कि आप एक जर्नलिस्ट बनेंगी? क्या कोई इसके पीछे की कोई कहानी रही? क्या कोई इंसिडेंस था या क्या आप किसी से इंस्पायर हुई? क्या कोई फैमिली बैकग्राउंड था जो फैमिली में कोई जर्नलिस्ट रहा हो? क्या कहानी है? थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। आज से पहले किसी ने मुझे ऐसा पूछा नहीं है, हमेशा मैं क्वेश्चन पूछती हूँ एज ए जर्नलिस्ट। आज मुझे कोई पूछ रहा है। तो आपका जो पहला सवाल है कि कब मैंने सोचा जर्नलिस्ट बनने का। जर्नलिस्ट मैं बचपन से ही बनना चाहती थी एक्चुअली। 12 साल की उम्र थी जब मुझे पता चला कि मुझे क्या करना है। मैं असम से हूँ और मेरी जो स्कूलिंग है पूरी हॉस्टल में हुई है। तो एक समर वेकेशन पे मैं घर आई और मुझे याद है उस टाइम एबीपी न्यूज़ या स्टार न्यूज़ में एक प्रोग्राम आता था, तहलका वो स्टिंग करते थे, वो मतलब जर्नलिस्ट कैमरा लगा के घोटाले दिखाते थे, कहाँ कोई करप्शन ले रहा है, कोई घोटाला हो रहा है, कोई पैसा ले रहा है काम करने के लिए। और वो देख के ना मुझे बड़ा मोटिवेशन हुआ, अरे ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये टीवी में भी आ रहे हैं, लोग भी जागरूक हो रहे हैं, बड़ा डेविल टाइप काम है। तो मुझे लगा कि यार मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगी बड़े होके। तो छुट्टियां खत्म हुई, मैं हॉस्टल गई।
अब हमारी ना ट्यूशन चलती थी हॉस्टल्स में, तो उस दिन मेरा एसएमएस क्लास का लैंग्वेज का ट्यूशन था, और मैम ने क्लास में हम सबको पूछा कि सब बताओ कि बड़े होके क्या बनोगे। तो आई रिमेम्बर उन्होंने बॉयज से स्टार्ट किया। तो किसी ने बोला कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, एक ने बोला कि मैं नेवी ज्वाइन करना चाहता हूँ, एक ने बोला मैं बिजनेस पर्सन बनना चाहता हूँ। अब मेरी बारी आई। अब जब मेरी बारी आई ना, मैं चुप, नॉट बिकॉज मुझे पता नहीं कि मुझे कुछ करना नहीं है, कुछ करना है या नहीं है, मैं क्लूलेस हूँ, बिकॉज मुझे पता नहीं वो टर्म क्या है जो करते हैं, जो मैंने टीवी में देखा समर वेकेशन पे। तो मैं चुप थी, कुछ बोल नहीं पाई, और मैम को लगा कि ये तो, इसको तो कुछ भी नहीं पता। तो उन्होंने मुझे डांट दिया सबके सामने, बोला कैसी कैसी हो, तुम्हें तो पता ही नहीं जिंदगी में क्या करना है, इतना क्लूलेस, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो। और वो मुझे बहुत पिंच कर गया और उनकी उस टाइम बात। पे आपकी एज क्या थी? 12 साल, मैं क्लास 7 में थी। हम्म। और उसी दिन शाम को हमारी डांस क्लास होती है, तो एरोबिक्स मैम आई, और मैंने एरोबिक्स मैम को बोला, वो बहुत चिल थी मैम, कहा मैम आज ना ऐसा होगा ट्यूशन पे, मुझे ऐसे डांट पड़ गया और मैं बता नहीं पाई कि मैं बड़े होके क्या बनूंगी। और तो मैम ने पूछा तुम्हें क्या सोचा है, क्या बनोगी। तो मैंने कहा पता है मैं ऐसा करना चाहती हूँ कि जो टीवी में पे आई, उस टाइम मुझे टीवी में आने का बड़ा शौक था कि मैं टीवी में आऊँ, थोड़ा फेमस हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कुछ ऐसा करूँ जो समाज के लिए बेनिफिट हो, समाज के लिए भी कुछ किया जाए। तो जैसे मैंने मैम को एक्सप्लेन किया तोड़ मोड़ के, तो मैम ने मुझे पहली बार बताया, अच्छा इसको बेटा जर्नलिज्म कहते हैं, और जो उसको करते हैं ना, जो तुमने टीवी में देखा, उसको जर्नलिस्ट कहते हैं जो करता है। अब इसको पढ़ने के लिए आपको मास कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ता है। तो उस दिन मुझे मालूम हुआ कि ऐसा कोई टर्म है। तो अगले हफ्ते जब क्लास दोबारा ट्यूशन क्लास स्टार्ट हुई, तो मैंने मैम को बोला, मैम मैं ना बताना चाहती हूँ आज मैं बड़े होके क्या बनूंगी। और मैम देख रही, क्या, अच्छा बताओ। तो मैंने उनको बोला कि मैम मैं बड़े होके जर्नलिस्ट बनूंगी, एंड आई थिंक दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय करियर। तो उस टाइम पे वो मैम का रिएक्शन क्या था जब आपने बताया? और क्योंकि 12 साल की उम्र में किसी को नहीं पता रहता, यहाँ तक कि आप 20 साल के बच्चे को भी पूछोगे तो उनको भी नहीं पता होता कि उनको करना क्या। मुझसे पूछो, मैं 26 साल की हो चुकी हूँ, मुझे नहीं पता मुझे करियर में करना क्या है। तो क्या रिएक्शन था मैम का? मैम तो बहुत शॉक्ड हुई, लेकिन उससे ज्यादा मुझे बॉयज के रिएक्शन याद है, क्योंकि वो टॉपर्स थे क्लास के। तो डॉक्टर, इंजीनियर, नेवी, बिजनेसमैन, ये टॉप आपके मतलब चॉइसेस होते थे। तो जब उन्होंने सुना जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट, तो मुझे उनका रिएक्शन ज्यादा याद है, देख अच्छा परी तू, अच्छा परी कुछ अलग करेगी। तो मैम तो थी ही, मैम लेकिन चुप थी, लेकिन जो मेरे क्लासमेट थे उनका रिएक्शन ज्यादा शॉकिंग था। और आई थिंक इसका क्रेडिट वो एरोबिक्स मैम को जाता है, जिनका नाम मैं अभी भूल भूल गई हूँ, वेरी सॉरी फॉर दैट। और जिन्होंने मुझे कहा कि जब तुम बड़ी होना ना 12th के बाद, तुम 12th में, 11th 12th में आर्ट्स लेना, और फिर तुम मास कम्युनिकेशन पढ़ना, और ये जर्नलिज्म करना, और वही से मुझे एक डायरेक्शन मिला। मैम एक जर्नलिस्ट की जो लाइफ होती है ना, वो इतनी आसान नहीं होती है, क्योंकि एक जर्नलिस्ट को बहुत ही ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ता है और ऐसे एरिया में भी जाना पड़ता है जहाँ पे मतलब लड़कियों को जाने की अनुमति नहीं होती है। तो जब आप किसी ऐसे एरिया में गई हो और उस टाइम पे आपके घर वालों का या आपके रिश्तेदार का क्या रिएक्शन था? क्योंकि जब एक लड़की मतलब ग्राउंड पे काम करती है तो कहीं न कहीं उनको हेट भी बहुत मिलता है। तो क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ रहा है कि लोगों ने आपको मतलब ऐसे कमेंट किए हों जो मतलब बहुत ही आपत्तिजनक कमेंट रहे हों? उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे ही रिपोर्टिंग करना क्यों स्टार्ट किया। 2011 की बात है, और मैं जर्नलिज्म की प्रिपरेशन कर रही थी। मेरे फादर जो है वो एज ए पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड हुए हैं, और वो बक्सा एक डिस्ट्रिक्ट है असम में, लोअर डिवीजन जो है असम का, बीटीएडी के अंदर आता है, बोर्ड एंड टेरिटोरियल एरिया डिवीजन। वहाँ पोस्टेड थे, वहाँ ट्रैफिकिंग के बहुत केसेस निकलते थे वहाँ से। तो मेरे फादर का कॉल आया और बोला कि बेटा मैं दिल्ली आया हुआ हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम कल इतने बजे इस जगह पे मुझसे मिलने आओ। मैंने पापा को पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा बेटा मैं कुछ लड़कियों को निकालने आया था, जिनको कुछ खराब लोगों ने अपने वहां से बेच दिया था दिल्ली में। वैसे तो मैं 4 लड़कियां निकालने आया था, लेकिन अब ना 20 लड़कियां हैं, रेस्क्यू किया है हमने, और कोई झारखंड से है, कोई उड़ीसा से है, कोई वेस्ट बंगाल से है। ये लड़कियां बहुत डरी हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार आओ।
और क्योंकि तुम जर्नलिज्म पढ़ना चाहती हो तो मैं चाहती हूँ तुम एक बार आके इनसे मिलो। तो अगले दिन मैं पहुंची पापा के पास और वहाँ बहुत सारे मीडिया वाले आए हुए थे और बहुत सारे एनजीओज आए हुए थे, एनजीओ वाले। और मैं इन लड़कियों के पास गई और उन लड़कियों को जब मैंने देखा, वो कुछ 12 साल, 14 साल, 15 साल की लड़कियां थी और किसी के बॉडी में सिगरेट बट का निशान था, किसी के बॉडी में मोम मोम गिरा के उसको हार्म किया था, उसका स्पॉट था, किसी का आँख फूला हुआ था। जब लड़कियों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि दीदी हमें ऐसे टॉर्चर करते थे, हमें सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक काम कराते थे, हमें बहुत मारते-पीटते थे, हमें खाने के लिए सिर्फ़ आलू और दाल और चावल ही मिलता था और अगर हम अगर कोई गलती हो जाती थी तो वो हमें खाना नहीं देते थे। तो जब उन लड़कियों ने ये सब मुझे बताया ना, और मुझे ऐसा लगा मैं भी एक लड़की हूँ, मेरा भी बचपन बीता है, ये भी लड़कियाँ हैं, इनका इनके बचपन बचपन में कैसा कैसा गया, इनके साथ इतना कुछ हो गया। और तब मैं डिसीजन लिया, मैं घर आई और मैंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है मैंने रिसर्च किया और मैंने खुद को बोला कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगी तो मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे ही रिपोर्टिंग करूंगी, भले वो मुझे इंडिपेंडेंटली ही करना पड़े। और उस तरह से मैंने रिपोर्टिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे न्यूज़ करना, स्टोरी करना स्टार्ट किया। मीडिया हाउस को एनकरेज करती थी कि आप ट्रैफिकिंग पे स्टोरी करें, जबकि मुझे बहुत सारे एडिटर्स बोलते थे कि तुम लड़की हो, तुम एंटरटेनमेंट कवर करो, तुम इतने सीरियस इशू कवर करने की क्या ज़रूरत है। वो बहुत डिस्करेज करते थे, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं छोड़ा। भले मैंने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी है, मीडिया हाउसेस छोड़े, लेकिन मैंने कहा मैं अगर रिपोर्ट करूंगी तो मैं ट्रैफिकिंग पे ही करूंगी। अब आते हैं आपके तीसरे सवाल पे कि जब मैं अकेले जाती हूँ तो किस कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़ता है। पता है एज ए गर्ल बहुत चैलेंज है, स्पेशली जब रिमोट एरियाज पे जाते हो और आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बांग्लादेश गई, नेपाल गई, मैं यूरोप भी गई। और जब भी हम इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं आपको हमेशा जो ग्राउंड पे लोग हैं वो मेल मेल मेंबर्स ही मिलते हैं, भले वो एनजीओ पर्सन हो, आपके सोर्सेस हो, आपका इन्वेस्टिगेटर हो, जो आपको खबर दे रहा है, सारे मोस्टली मेल मेंबर्स होते हैं। और मेल की टीम में अकेले फीमेल का ऑलरेडी बहुत अटेंशन ग्रैब करता है। पहले तो वो पूछते हैं आप अकेले कैसे आ गई, घर वाले ने आपको भेज कैसे दिया, आपके पापा कुछ बोलते नहीं है, मैडम आप तो बहुत डेयरिंग है। फिर पता है वो क्या सोचते हैं, क्योंकि ये लड़की अकेली आती है, अकेली घूमती है, ये थोड़ी लूज टाइप की है, मतलब ये इजीली इसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो वो मुझे थोड़ी इनडायरेक्टली ऑफर करते हैं कि अगर मैं उनके साथ कैजुअल हो सकती हूँ, कैजुअल इन द सेंस कि मैं उनके साथ सेक्सुअल हो सकती हूँ, अगर क्या उनका चांस है मेरे साथ, या फिर वो मैं उनके साथ वो मुझे फ्लर्ट करते हैं, वो बहुत सारी कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बहुत मतलब काफ़ी ट्रेनिंग मिली है कि कैसे आप ऐसे ग्राउंड पे जाओ इन्वेस्टिगेशन पे तो आपको कैसे रहना है। तो मैं डटी रहती हूँ, जितना हो सके प्रोफेशनल होने की कोशिश करती हूँ। और मेरे पेरेंट्स पहले बहुत पैनिक करते थे जब भी मैं किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलती थी, किसी भी जगह पे, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, या फिर बांग्लादेश हो गया, जहाँ पे मैं एज अंडर कवर गई, कश्मीर गई एज अंडर कवर गई। मेरे फादर स्पेशली मेरे मदर से ज़्यादा बहुत पैनिक करते हैं। मेरे फादर एज ए पुलिस रिटायर्ड हुए, लेकिन उनका बहुत पैनिक रहता है, तुम कहाँ गई, वहाँ गई, तुम ध्यान 24 घंटे वो कॉल करते रहेंगे। अगर 24 घंटे के अंदर कॉल नहीं आता था तो वो उनकी एंजाइटी लेवल बढ़ जाती थी। लेकिन मेरी मदर जो है वो कहती थी भरोसा रखो, हिम्मत रखो, इतना नेगेटिव नहीं होना है। तो मेरे पेरेंट्स को भी काफ़ी नाइटमेयर्स तो मिले हैं, क्योंकि मैं ऐसी-ऐसी जगह गई हूँ जहाँ से उनको कभी 2 दिन तक खबर नहीं मिली मेरे बारे में, और उनके लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। लेकिन एंड ऑफ द डे पता है मेरे पेरेंट्स ये कहते हैं एक-दूसरे को कि वो कुछ अच्छा कर रही है, कोई बात नहीं, वो कुछ सेवा कर रही है, कोई बात नहीं। तो काफ़ी फैमिली का एंड देन फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स फैमिली से कम नहीं है अंशु। मतलब ऐसा एक टाइम था जब मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे ट्रैफिकिंग पे इन्वेस्टिगेशन करना था, मेरे पास रेंट पे करने के लिए पैसे नहीं थे, मोबाइल का बिल देने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे फ्रेंड्स पैसे कलेक्ट करते थे, जैसे वेदाश्री हो गया, गौरव हो गया, आमिया हो गया, यूनिस हो गया। ये लोग कहते थे कि हम रेंट देंगे, हम सब देंगे, तू कर जो कर रही है। और एक टाइम ऐसा था जब मेरे पेरेंट्स ने कहा कि ये समाज सेवा ना बिना
पॉकेट में पैसे ना हो तो समाज सेवा नहीं हो सकता है। तो ये बहुत डिमोटिवेटिंग है, तुम इसको छोड़ो। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि प्लीज आप मुझे 1 साल का टाइम दीजिए। 1 साल के में अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो उसके बाद जो कहोगे मैं वही करूंगी। आप कहोगे कि मैं कॉर्पोरेट जर्नलिस्ट बनूं, मैं जो भी कहोगे मैं करूंगी, लेकिन मुझे 1 साल का टाइम दो। और 1 साल के टाइम के अंदर मैंने आई रिमेम्बर मैंने वो इन्वेस्टिगेशन किया था रोहिंग्या वुमेन के ऊपर, जिनको बांग्लादेश और म्यांमार से उनको बेच दिया गया था एज ए ब्राइड। दुल्हन की तस्करी भी होती है, उनको इंडिया बेच दिया गया था दुल्हन मानव तस्कर करने वाले लोगों ने, और वो बहुत बुरे हालात में पाए गए थे। और वो इन्वेस्टिगेशन आई थी, और फिर जब वो इन्वेस्टिगेशन आई और उसके बाद उसके लिए मुझे एक अवार्ड भी मिला था। तो मेरे फादर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे गलत प्रूफ किया, अब मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई, अब मैं मर सकता हूँ, तुमने मुझे प्राउड फील करा दिया है। तो आई थिंक वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल। माँ बाप के लिए ये मोमेंट तो बहुत ही मतलब शायद जीवन का सबसे खास मोमेंट ये रहता है कि जब बच्चा उन माँ बाप को प्राउड फील करा दे, और आसपास जो पड़ोसी होते हैं उनका भी मुंह बंद हो जाता है, वो भी कुछ कहने लायक नहीं बचते हैं। पड़ोसियों को तो मैं सोचती ही नहीं हूँ बचपन से ही, क्योंकि मेरे फादर बड़े एनकरेज करते थे कि किसी का केयर नहीं करना है, डैम केयर बनना है, ब्रेव बनना है। और वो हमेशा कहते हैं इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, यहाँ यहाँ पेट्रियार्की बहुत चलती है, आप लड़की हो, आपको बहुत सतर्क रहना है, आप जब इमोशनल भी हो ना तब भी आपको सतर्क रहना है। मेरे फादर ये बोल बोल के मेरे दिमाग पे उन्होंने फिट करा दिया बचपन से कि सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, टफ है, फाइट करना है लेकिन ग्रेसफुली फाइट करना है। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ये क्या होता है? क्योंकि आज से पहले मुझे भी नहीं पता था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हमारी इंडिया में या मतलब बाहर की कंट्रीज में ये होता है। जब मतलब मुझे पता चला कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है और आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए काम करती हैं, तब मुझे पता चला। तो मेरे जैसी बहुत सारी ऐसी मतलब लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, या मतलब लोग हैं जिनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तो आप मतलब विस्तार से उसके बारे में बताइए कि क्या होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आती हैं? अगर सिंपल टर्म्स में मैं इसको समझाऊं, मानव तस्करी क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जहां पर मैंने आपको झूठ बोला, बहलाया, फुसलाया, धमकाया, ब्लैकमेल किया, आप पे जोर जबरदस्ती जबरन का प्रयोग किया आपको यूज करने के लिए, जहां मेरा मॉनिटरी बेनिफिट है, वो सिंपल टर्म में हो गया तस्करी। आपको फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि मैंने आपको बोला चलो मेरे साथ मुंबई, वहाँ बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी सपोज आप नौकरी ढूंढ रहे हो, नौकरी की तलाश में है, आप जहाँ हो, सब मैं एग्जांपल में आसाम से हूँ, मुझे वहाँ काम नहीं मिल रहा है, और मैं काम की तलाश में हूँ, और मेरी जो आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत ख़राब है, और मेरी क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा नहीं है, मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, बहुत गरीब घर से आती हूँ, मेरे परिवार में भी कोई एजुकेटेड नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लाइवलीहुड नहीं है। तो जो मानव तस्कर कराते हैं, जो कल्प्रिट अपराधी, वो देखता है कौन वल्नरेबल है, किसको हम बेवकूफ़ बना सकते हैं, तो वो उनके पास आते हैं। जैसे मेरे पास कोई आया बोलेगा चलो मेरे साथ दिल्ली, वहाँ नौकरी है, या तो वो लालच देगा, या तो वो मुझसे दोस्ती करेगा, प्यार का नाटक करेगा ताकि मैं उसके साथ भाग जाऊं या उससे शादी कर लूं, या फिर वो मेरे हाथ में कुछ पैसे थमाएगा या गिफ्ट देगा, मतलब बहुत तरीके आजमाएगा मुझे मैनिपुलेट करने के लिए, मुझे कन्विंस करने के लिए, ताकि मैं हाँ कर दूं, उसके साथ चलूं। और जब मैं उसके साथ चल लेती हूँ और उस जगह पे पहुंचती हूँ, वहां मेरी सारी फ्रीडम जो है, मेरी जो आज़ादी है, छीन ली जाती है। कैसे? मेरा मोबाइल फ़ोन ले लिया जाता है, मेरा डॉक्यूमेंट्स ले लिया जाता है, ताकि मैं किसी को कांटेक्ट ना कर पाऊँ, किसी को बता ना पाऊँ। मुझे डराया जाता है, धमकाया जाता है, मुझे ये कहा जाता है कि अगर तुम किसी को बताओगे, पुलिस वालों के पास जाओगी, किसी से भी मदद लोगी, तुम्हें कोई मदद नहीं करेगा। क्यों? ये सब हमारे ही जेब में है, सब वापस तुम्हें हमारे हवाले ही करेंगे, तो तुम तो फंस गई हो जिंदगी भर के लिए। तो बेटर है कि जो हम कहते हैं तुम वही करो। और ये चीज़ लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी होता है। फिर लड़कियों के साथ में क्या होता है कि वो ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन काम में, सेक्स वर्क काम में डालेंगे, या तो किसी घर में नौकर का काम करने के लिए, जहाँ पर आप बंद हो जाते हो, आपको बंधक बना लिया जाता है। आप
आप जो कमा रहे होते हो वो आपके हाथ में नहीं आता है, घर वालों को आता पता नहीं है, आप किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से यहाँ से वहां तक थोड़ा मीटर नहीं चल सकते हो, आपकी आज़ादी छीन ली गई है। वो होता है तस्करी कराना, उसकी सारी फ्रीडम छीन लेना, जो जबरदस्ती उससे कराना। और जैसे क्राइम्स में अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, चोरी चकारी मर्डर किडनैपिंग, ये कैटेगरीज है क्राइम्स का। उसी तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव तस्करी की भी कैटेगरीज है। जैसे बंधुआ मजदूरी हो गया, भी तस्करी के अंदर आता है। जबरन मजदूरी, किसी जो जबरदस्ती किसी से काम करवाना, ले जाके एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जैसे खेतों में काम कराना, या फिर जो फिशिंग इंडस्ट्री है वहां पर, या फिर आप गारमेंट इंडस्ट्री पे महिलाओं को देखोगे काम करवाते। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि जो गारमेंट इंडस्ट्री है, कहते 70% जो है महिला रन है, महिलाओं से चलता है, लेकिन वो 70% में आई थिंक 68% वीमेन एक्सप्लॉइटेड होंगी, ट्रैफिक होके आई होंगी। तो वो हो गया। उसके बाद चाइल्ड लेबर, उसके बाद ऑर्गन ट्रैफिकिंग, अंग की तस्करी। बहुत लोगों को बहला के फुसला के उनको बोला जाता है कि आप एक किडनी हमें 2 लाख पे बेच दो, दूसरी किडनी से आप चल सकते हो जिंदगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो गरीब बंदा होता है वो कहता है ठीक है, एक किडनी निकालो, दूसरी किडनी तो से चल सकता है। और फिर उनसे जो जो फेक डॉक्टर्स होते हैं उनसे मिलवाते। डॉक्टर भी बोल देते हैं हाँ, एक किडनी से चल जाएगा, तुम अपनी दूसरी किडनी दे दो। फिर वो दे देते हैं। हो सकता है पहले में वो 20,000 10,000 रुपए थमा दें, ताकि वो कन्विंस हो जाए कि हाँ, बाकी पैसे तो मुझे मिलेंगे, पैसे तो मुझे मिल रहे हैं, ताकि वो कन्विंस हो जाए। एक बार कन्विंस हो जाते हो, ऑपरेशन हो जाता है, आपकी एक किडनी निकाल लिया, वो घर भेज देंगे। उसके बाद नो कांटेक्ट विक्टिम के साथ, आपके पैसे भी गए, आपकी हेल्थ भी खराब होने लगी। आप इस बात को पुलिस के पास भी लेके नहीं जा सकती, क्योंकि पुलिस कहेगा आप तो कॉम्प्लिसिट हो, माने कि आप तो भागीदार हो, आप तो कंसेंट के साथ ये किया था। तो ऐसे क्राइम्स होते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग, अब बच्चों का इसमें बड़ा इस्तेमाल होता है। क्रॉस बॉर्डर जो ट्रैफिकिंग होती है, अ, बस बच्चों को इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि वो बच्चों को कोई डाउट नहीं करता इजीली, तो इसलिए बच्चों से तस्करी कराते हैं। ड्रग हो गया, अल्कोहल हो गया, माइनिंग, माइनिंग में देखोगे। देन आजकल सबसे बड़ा जो ट्रेंड में है साइबर ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम। तो ये सारे कैटेगरीज है ट्रैफिकिंग के। और लोग इतनी इजीली ट्रैफिकर्स के जाल में फंस कैसे जाते हैं? क्या मतलब उनके पास अवेयरनेस नहीं होती है, या मतलब लोगों के पास इतना मतलब काम नहीं है? क्या वजह रहती है कि इतनी जल्दी वो उस इस चीज का शिकार होते चले जा रहे हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पता है क्यों? अ, मैं ये नहीं कहूंगी कि लोगों के पास अवेयरनेस कम है। सिर्फ अवेयरनेस से ना पेट नहीं भरता, हमें लाइवलीहुड भी चाहिए, हमें काम चाहिए। क्या मेरा मेरा सपना, मेरा ये हक नहीं है कि अगर मैं गरीब भी हूँ तो मेरे सपना देखूं कि मेरी लाइफ अच्छी हो, मेरे पास अच्छा फोन हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छे जूते हो, मैं भी एक अच्छा लिपस्टिक खरीदूं, या फिर घूमने जाऊं, या फिर जाके एक पेस्ट्री खाऊं, है ना, स्मार्टफोन यूज करूं। क्या मेरा ये राइट नहीं है क्योंकि मैं गरीब हूँ? लोगों को पता होता है, लेकिन लोग रिस्क लेते हैं, क्योंकि जहाँ वो है, जिस जगह पे है, वहां पर मोटिवेशन नहीं है, वहां पर काम कम है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है लोगों के पास। तो ऐसे में जब कोई ट्रैफिकर उनको अप्रोच करता है और बड़े प्रॉमिसिंग तरीके से, मतलब आपको लगेगा ये सच कह रहा है, वो एक फेक वेबसाइट बनाएंगे, और एडवर्टाइजमेंट लगाएंगे, कुछ केसेस दिखाएंगे, बड़ी बड़ी पोस्टर्स लगी होगी उस वेबसाइट में कि देखो ये तो रमजीत है, अभी दुबई में काम कर रहा है, महीने का 1 लाख कमा रहा है, खाना पीना फ्री, जिंदगी उसकी अच्छी, ऐसे फेक स्टोरीज लगाएंगे। तो वो हर जरिया लगा देते हैं विक्टिम को कन्विंस करने के लिए। उसके वो पकड़ लेते कि उसको इस टाइम किस चीज की जरूरत है, तो लोग रिस्क ले लेते हैं और उस रिस्क में फंस जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि अवेयरनेस नहीं है। हाँ, एक टाइम था जब ट्रैफिकिंग, जब मानव तस्करी होता था इंडिया में, क्योंकि हमारे इतने बॉर्डर्स के साथ, हम जो इंडिया है इतने सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स है पास, तो क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग बड़ा इजीली होता था। दूसरे देश के लोग जो है वो काम ढूंढते हुए इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया के लोग काम ढूंढते हुए बाहर निकल रहे हैं। तो ये देखो, एक ये इंडिया ट्रांजिट भी है, डेस्टिनेशन कंट्री भी है। तो
लोगों के पास ना यही एक इशू, मतलब लोगों का इशू नहीं है, ये है कि जो आर्थिक व्यवस्था है लोगों की सही नहीं है, इसीलिए लोग ट्रैफिकर के झांसे में आ रहे हैं। और इससे ट्रैफिकर को भी पता है कि कितना भी अवेयरनेस हम सरकार कर ले, एनजीओ वाले कर ले, उनको उनको रोजी रोटी तो नहीं दे सकते, रोजी रोटी का झांसा तो नहीं दे सकते जो हम कर सकते। तो यही वजह है कि लोग इसमें फंस रहे हैं बार। आपके साथ भी ऐसा ट्रैप हुआ और डिजिटल एरिया का कि आपको ऑफर दिया गया हो ऐसा फेक जॉब्स का, और या आपके पास कोई ऐसी एड्स आई हो, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो नहीं हुआ, कि मेरी फ्रेंड्स के साथ हुआ है। अब पता है क्या, साइबर क्राइम जो साइबर ट्रैफिकिंग है ना, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया है, माने बहुत अब इजी है इसको करना, और ये इजीली पकड़ा भी नहीं जाता जो करता है, क्योंकि वो डार्क वेब जो एक सर्च इंजन है उसका इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब क्या होता है कि वहाँ पर कोई पकड़ा नहीं जाता जब कोई किसी को कांटेक्ट करता है, और सारे हिडन होते हैं इन्फॉर्मेशन। तो जो जितने भी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस है वर्ल्ड के, इंडिया के, माफिया, ये सारे ये डार्क वेब यूज करके विक्टिम्स को कांटेक्ट करते हैं, फेक वेबसाइट बनाएंगे, फेक गेमिंग वेबसाइट बनाएंगे, डेटिंग एप्स बनाएंगे, उनके थ्रू उनको कांटेक्ट करेंगे, रीच आउट करेंगे। तो इस वजह से जो है कभी पकड़े नहीं जाते। और साइबर क्राइम जो है आज के टाइम पे $1 बिलियन प्रॉफिटेबल मार्केट है। और यहाँ पहले के जैसा नहीं कि लोग की जो गांव का पर्सन है, जिसकी पढ़ाई लिखाई कभी स्कूल नहीं गया हो, इतना एजुकेशन नहीं है, आइडिया नहीं है, समझ नहीं है, सिर्फ वही शिकार हो रहा है। आप और मैं भी शिकार हो सकते हैं, पढ़े लिखे लोग शिकार हो रहे हैं। आपने काफी केसेस सुने होंगे जहां पर ऐसी वीडियोस आई है कि वो डिजिटल अरेस्ट हो गए, कि कोई उनको फेक वीडियो कॉल करता है पुलिस ड्रेस में, बोलता है कि आप अंडर अरेस्ट हो, आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में पाया गया है, जब हमने किसी को गिरफ्तार किया तो उसके पास आपका क्रेडिट कार्ड निकला, तो आप भी इक्वली जिम्मेदार है, तो आप भी जेल जाएंगी। तो हम देखते हैं कि वो इस तरह से पैनिक क्रिएट करते हैं लोगों में। और अब जो है ना, ये साइबर क्राइम की कैटेगरीज देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, कि आप यहाँ पैसा डालिए डबल हो जाएगा, ये ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए, आपके पैसे दुगने हो जाएंगे, ये फ्रॉड हो रहे हैं। देन डेटिंग एप्स, कि अगर आप अकेली है, कोई दोस्त नहीं है, आइए हमसे बात करिए, इतना पैसा दीजिए पर घंटे के लिए बात करिए। ये सब तरीके हैं लोगों को रिझाने के लिए, फंसाने के लिए। फिर उसके बाद हो गया ऑनलाइन गेमिंग। पहले क्या होता था, कोविड से पहले जो ऑनलाइन कैसीनोज रन करते थे, जो क्रिमिनल नेटवर्क्स थे, जिनके धंधे थे वो बंद हो गए, तो तब ये ऑनलाइन मीडियम में शिफ्ट हो गए। फिर उन्होंने ये डेटिंग एप्स खोलना, फेक स्टॉक मार्केट वेबसाइट्स, ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू लोगों को रीच आउट करना शुरू किया, और बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। इंडिया का नंबर है कि पिछले साल इंडिया ने 11 से भी 11.33 करोड़ का नुकसान किया है साइबर फ्रॉड में। इतना पैसा गवाया है इंडिया ने। और 2019 में पर डे 17 कंप्लेंट्स आती थी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को। वही नंबर आज 17 से 2024 में 6,174 कंप्लेंट्स पर डे हो गया है। तो देखिए नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितने ज्यादा है, लेकिन उसके अगेंस्ट नंबर ऑफ अरेस्ट कम है। तो बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हेल्पलाइन है 1930 करके। तो आई थिंक यहाँ पर गवर्नमेंट का भी रोल बनता है कि वो इसको हेल्पलाइन नंबर्स जो है इनको ब्रॉडकास्ट करे, टीवी में चलाए, कि कोई अगर किसी साइबर फ्रॉड का शिकार बने तो किसको कांटेक्ट करे। अभी पिछले हफ्ते मेरी दोस्त के साथ हुआ, वो एक एजुकेटेड पर्सन है, कॉर्पोरेट में काम करती है, उसकी सैलरी बहुत अच्छी है, और उसके साथ साइबर फ्रॉड हो गया। उसका एक पार्सल आने वाला था, और जो ये स्कैमर है वो उसको ट्रैक कर रहे थे, और उन्होंने उसको एक मैसेज भेजा कि आपका जो एड्रेस है वो गलत है, आप दोबारा से एड्रेस फिल करिए। तो फ्रेंड ने अपनी उस पर्सन को कांटेक्ट किया जहाँ से कोरियर आने वाला था, कि ये मुझे कह रहे कि एड्रेस फिल करने के लिए। तो उस पर्सन ने भी कह दिया हाँ कर दो, हमने तुम्हारा कोरियर भेज दिया, शायद गलती हो गया होगा एड्रेस पे, तुम अपना एड्रेस फिल अप कर दो। तो वो तो कन्विंस्ड हो गई, हाँ ठीक है।
उसने फिलअप कर दिया, तो लास्ट में आया कि आप 100 रुपीज़ पे करिए टू प्रोसीड फर्दर। तो उसने डेबिट कार्ड यूज़ किया, तो उसका 100 रुपीज़ ही लगना है, ठीक है कर देती हूँ। तो जैसे उसने डिटेल्स डाला, कार्ड डिटेल्स, वो ले नहीं रहा है वो लिंक। तो अपने दोस्त को बोला कि यार मेरा डेबिट कार्ड नहीं चल रहा है, अपना क्रेडिट कार्ड दे दो। तो उसने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाला, जैसे क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स डाला, एक OTP आता है, उसने OTP डाला, इमीडिएटली उसके 60,000 रुपीज़ कट गए। अरे बाप रे। तो आपने कहा ना लोग कैसे ट्रैप हो रहे हैं, ये तरीके देखिए कि जो स्कैमर्स है ना, आप उनकी निगरानी के अंदर हो, आप अंदर सर्विलेंस हो, फोन के थ्रू, फोन आपकी बातें सुन सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी टॉपिक पे बात किया, फॉर एग्जांपल आपको आज मन किया केक खाने का, रेड वेलवेट केक, फोन सुन लेगा, फिर आपको वही एड्स आने लगेंगे, स्विगी, जोमेटो, बेकिंगो, अलग अलग के रेड वेलवेट केक, रेड वेलवेट केक से रिलेटेड कुछ वीडियोस, वही ऐड इंस्टाग्राम पे आते हैं, वही फेसबुक पे आते हैं, वही गूगल पे आते हैं, जो आप डालते हो ना तो वो सब जगह ही दिखाने लग जाते हैं। एग्जैक्टली। तो आप शायद इस टाइम भी हम जब बात कर रहे हैं, हम अपनी फोन के सर्विलेंस के अंदर है, शायद लोग कोई हमें सुन रहा होगा, तो ये एक सिचुएशन हो गई है। लेकिन ये हो गया एडल्ट। एक जो इम्पोर्टेंट बात है मैं यहाँ पे करना चाहूंगी वो है चाइल्ड साइबर क्राइम। कोविड के टाइम हमने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। उनके साथ जब बच्चे घरों में बंद हो गए, लोगों को लगा कि बच्चे सेफ हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो स्कैमर्स है उनको ऑनलाइन गेम के थ्रू या फिर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, डिफरेंट मीडियम के थ्रू उनसे वो टच में आए, उनसे दोस्ती किया, उनको पहले वो कन्विंस करते हैं कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, तुम सारी बातें मुझे खुल के दिल की बोल सकते हो, मैं तुम्हारा बडी हूँ, यू कैन ट्रस्ट मी। तो बच्चों का फिर वो ट्रस्ट विन करते हैं। बच्चों को जब ट्रस्ट विन करते हैं, वो फिर बच्चे कहते हैं फोटो भेजो, आज तुम अपनी फोटो भेजो, आज तुम वीडियो भेजो, तुम क्या कर रहे हो। फिर बच्चे खुश होके फोटो भेजते हैं, फिर एक्सचेंज, कम्युनिकेशन एक्सचेंज होता है, इन्फॉर्मेशन भी एक्सचेंज हो रहा है। फिर वो स्कैमर जो है वो क्या करते हैं, अगेन स्कैमर जो है ना फेक आईडी बनाते हैं, और ऐसे भी ऐप्स है जहां पर आप जब बात करोगे तो आप बच्चा दिखोगे, तो बच्चा सोचता है मैं तो अपनी एज ग्रुप से ही कर रहा हूँ, या फिर अपनी मतलब कोई नोन पर्सन से ही बात कर रहा हूँ। तो बच्चा इन्फॉर्मेशन दे देता है, वीडियोस आ जाती है, तो स्कैमर क्या करते हैं, उसको या तो मॉर्फ करके, उसको थोड़ा सा एडिट करके बच्चे को भेजते हुए बोलते हैं देखो तुम गंदे काम करते हुए मैंने वीडियो बना लिया है, अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो मैं रिलीज नहीं करूं, तुम्हारे घर वालों को नहीं बताऊं, तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। अब बच्चा डर जाता है, बच्चा सोचता है कि यार ये तो मेरी इज्जत की बात है, ये तो ऐसा हो जाएगा तो फिर मैं मेरे स्कूल वालों को मालूम पड़ेगा, मेरे पेरेंट्स को मालूम पड़ेगा। बच्चा पैनिक हो जाता है। तो पहले तो वो स्कैमर कहता है कि तुम मुझे पहले इतने पैसे दो। अब बच्चा कहाँ से पैसा देगा, उसकी तो कोई आमदनी है नहीं, वो घर वालों को तो नहीं बोल सकता, कैसे जस्टिफाई करेगा कि मुझे इतना पैसा क्यों चाहिए। तो स्कैमर को पता है बच्चा पैसा नहीं दे सकता है, तो फिर बच्चा सेक्सटॉर्शन का शिकार बनता है। तो पहले क्या, बुली हुआ, साइबर बुली, फिर ग्रूमिंग हुआ। ग्रूमिंग मतलब कि उसको ब्रेन वॉश किया, कन्विंस किया कि इंफॉर्मेशन दे। अब उसको सेक्सटॉर्शन, उसको बोलते हैं कि अब तुम ऐसी वीडियो बनाओ, ऐसे 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 पिक्चर्स भेजो, न्यूड भेजो। फिर उन बच्चों का जो वीडियोस है, जो अश्लील वीडियोस है, इनको यौन शोषण करके वीडियोस को फिर वो पॉर्न वेबसाइट में बेचते हैं, सोशल मीडिया में बेचते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। और जो NCRB का डेटा है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, वो ये कहता है कि 2020 में जो क्राइम अगेंस्ट, साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, वो 400% से भी ज्यादा राइज हो गया था एज कम्पेयर टू 2019। एंड जब मैं 2019 कहती हूँ, इसका मतलब ये है कि 2019 में वो केसेस कुछ 600 समथिंग थे, नो आई थिंक 100 एंड समथिंग थे वो केसेस 2019 में। वही केसेस बढ़ के 2020 में इट वाज 800 समथिंग। सो ये एक बहुत अलार्मिंग इशू है इस टाइम पे। और जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज बच्चों के साथ सख्ती से नहीं पेश आए, उनको बड़े आराम से बात करें, ये जाने कि वो किसके साथ कांटेक्ट में है, उनका सोशल मीडिया
जो वो यूज कर रहे थोड़ा निगरानी रखे। हार्शली अगर आप बच्चे के साथ हार्श होंगे ना तो बच्चा और छुपाएगा। यू हैव टू बी फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड। तो प्लीज थोड़ा वो मैं आई वुड से कि थोड़ा केयरफुल रहे और देखे कि फोन किस तरह से यूज हो रहा है आपके बच्चे का, कहीं किसी वो स्कैमर के टच में तो नहीं है। मैम, आप मीडिया में स्टोरीज रिपोर्ट करती हैं, तो आप हमें ये बताइए कि कौन सी चीज है जो मीडिया में ही करना पॉसिबल है और कौन सी चीज है जो सिर्फ ग्राउंड लेवल में ही करना पॉसिबल है। वेरी इंटरेस्टिंग। एज ए जर्नलिस्ट आप जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, जैसे मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग कवर करती हूँ तो आई स्पीक फॉर माई सेल्फ। तो जब मैं इन्वेस्टिगेशन करती हूँ, विक्टिम से मिलती हूँ, वो विक्टिम से मेरा रूबरू तब होता है जब वो एक प्रोसेस के थ्रू आई हुई है। रेस्क्यू हो गया, उसकी काउंसलिंग होगी, मेडिकल हो गया, रिहेबिलिटेशन हो गया, और तब किसी एनजीओ के थ्रू मैं उसके टच में आई, फिर किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मैं उसके टच में आई। फिर जो सारा फोकस होता है विक्टिम पे होता है कि आप कैसे ट्रैफिक हुई, आप, फिर हम बैक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, उनकी हिस्ट्री, और फिर आगे क्या होगा। लेकिन जब आप सोशल वर्कर होके काम करते हो, आप वो सारी चीजें देखते हो जो एज ए जर्नलिस्ट नहीं देख पाते। फॉर एग्जाम्पल, जब विक्टिम रेस्क्यू होके आता है ना, इट्स अ वेरी गुड न्यूज, ये पॉजिटिव है, सक्सेसफुली सक्सेस स्टोरी है कि विक्टिम्स रेस्क्यू हो गया। लेकिन रेस्क्यू के बाद बहुत चैलेंजेस है जो एक जर्नलिस्ट को या फिर आम आदमी को नहीं मालूम पड़ता, कि वो विक्टिम को 24 घंटे के अंदर मेडिकल सपोर्ट मिला कि नहीं मिला, जो कि गाइडलाइंस कहता है कि उसको देना जरूरी है। उसके बाद वो विक्टिम की काउंसलिंग हुई, स्टेट स्पॉन्सर्ड काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। कहीं काउंसलिंग में उसको मैनिपुलेट तो नहीं किया गया कि आप जो है ये एडमिट करें कि आप अपनी मर्जी से आई थी, वो जो ये काम कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है। क्या उस पर्सन को लीगल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया? कहीं उस पर्सन के साथ किसी ने किसी पुलिस वाले या लॉयर या मेडिकल प्रोफेशनल ने बदतमीजी तो नहीं की? तो ये चीज़ें ना एज ए जर्नलिस्ट आप देख नहीं पाते कि जो विक्टिम रेस्क्यू के बाद भी बहुत चैलेंजेस से गुजरते हैं। तो ये मैंने देखा कि मेरे एक्सपीरियंस जो रहा है एज ए सोशल वर्कर, जो मैं कभी बता नहीं सकती, क्योंकि हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जब आप एज ए सोशल वर्कर काम करते हो। जब मैं एज ए सोशल वर्कर एनजीओ, जैसे हमारा मनोबल फाउंडेशन है, वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे काम करता है दिल्ली में, तो जब मैं उनके साथ वॉलंटियर करती हूँ ना, तो मैं अपना जर्नलिज्म वाला झोला छोड़ के आती हूँ घर पे, कि उस टाइम मैं एक वॉलंटियर हूँ, जो प्रोटोकॉल से मैं उसके साथ चलूंगी। मेरे सामने ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं, इतनी चीजें मैंने रूबरू की, एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, जैसे पुलिस वाले मिसयूज करते हैं अपने पावर का, विक्टिम को कितना तरसना पड़ता है एक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, विक्टिम को कितना मैनिपुलेट किया करते हैं काउंसलर्स, कि वो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि तुम उसके साथ अपनी मर्जी से आई थी ना, तुम मुझसे प्यार करती थी ना, तो देखो ये तो खुद आई थी अपनी मर्जी से। ऐसी चीजें होती है। फिर विक्टिम आके हमें बोलता है कि दीदी मुझे तो ऐसे कह रही है, कि मुझे तो कहे तुम ही गलत हो, तुम्हें पैसे नहीं मिले होंगे वहां से, या फिर तुम्हें अभी कोई तुम्हारी इनके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया तभी तुम अब कंप्लेन करो, इतने टाइम से तुम कहाँ थी? तो उनको विक्टिम शेमिंग बहुत होता है। ये चीजें एज ए सोशल वर्कर हम विटनेस करते हैं। एज ए सोशल वर्कर हमें ये भी एक्सपीरियंस करना पड़ता है जब हम कोई केस लेके थाने में जाते हैं। माय गॉड, यू वोंट बिलीव, हमें पुलिस ऑफिसर्स को इन मोस्ट केसेस, ये मेरे एक्सपीरियंस है, हमें उनको बताना पड़ा कि आपकी ड्यूटीज क्या है, ट्रैफिकिंग का एक्ट क्या है, ये बंदा मिसिंग केस नहीं है, ये क्या बोलते हैं लेबर एक्सप्लॉयटेशन का केस नहीं है, ये ट्रैफिकिंग का केस है, मानव तस्करी का केस है। आप उसमें वो सेक्शन लगाइए 370, आप उसको ट्रीट करिए, अगर विक्टिम माइनर है तो माइनर के साथ ट्रीट करिए, आप इस विक्टिम शेमिंग नहीं करें। हमारी बहस हो जाती थी, हमें उनको बताना पड़ता था। एक टाइम तो हम प्रिंट आउट लेके गए और निकाल के उनको बता रहे, देखिए हम नहीं बोल रहे। तो हमारा इतना टाइम लोगों को जो स्टेक होल्डर है, जो हमारे लिए बने हैं, पुलिस वाले, मेडिकल प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, काउंसलर्स, हमें उनकी ड्यूटी हमें याद दिलानी पड़ती है। मैम, ये जो चीजें हैं ना, ये सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग में नहीं, ये हर एक केसेस में होते हैं। आप एसिड अटैक में ही ले लीजिए, मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ। मेरे केस में भी ऐसे था कि जब मेरा केस चल रहा था तो बहुत सारे ऐसी चीजें कि तुम्हारी गलती रही होगी इसलिए तुम पे एसिड अटैक हुआ है, कुछ तो तुमने किया होगा, सामने वाला ऐसे थोड़ी ना तुम्हारे साथ क्राइम कर देगा। आप रेप केस में ले लीजिए, छोटे कपड़े पहन के निकल रही थी तो रेप तो हो गई ना। तो ये हर एक केसेस में ऐसा होता है। मतलब
ना गलती ना होने के बावजूद भी ना लड़की को ही झेलना पड़ता है। पता है ये किस लिए है? क्योंकि अभी भी हमारे समाज में ना पितृसत्ता, पेट्रियार्की जोरों शोरों से सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ भी हो जाए, शर्म शर्म सिर्फ औरत का ही गहना है। आप छोटी सी बात देखिए कि बड़े से बड़े घरों में भी आप हम कहते हैं हम फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं, वीमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते हैं। ये आज भी जब हम कहीं समाज में जाते आते हैं, फैमिली गैदरिंग्स में, दुपट्टा लड़कियों को ही लेना पड़ता है, लड़का नहीं लेता है। हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर तो नहीं, चलो मंदिर में तो कोई लेता नहीं लेता है। आप गुरुद्वारा जाते हैं, वहाँ लड़का लड़की दोनों दुपट्टा लेते हैं, सर कवर करते हैं। तो जो रेस्पेक्ट जा रहा है भगवान जी को, बराबर का जा रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। आप जब मस्जिद जाते हैं, लड़के टोपी पहने, लड़कियां दुपट्टा बुरखा कर रही है, प्रेयर ऑफर कर रही है, भगवान जी को वहां पर इक्वालिटी है, चलो दोनों बराबर का कर रहे हैं। जब आप कुछ सामाजिक गैदरिंग्स में जाते हैं तो सिर्फ आपको ही कहा जाता है दुपट्टा कर लीजिए। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये मैसेज रखना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ आ रही थी पॉडकास्ट में, मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स ने और जो बहुत सारी औरतें हैं जो मेरे घर में आती हैं, हमारी जो दीदी है हमारे घर में खाना बनाती है, जो हमारी और एक दीदी है जो घर को सफाई रखती है, और जो उन औरत जिनसे मैं मिली हूँ, गाँव में हो या फिर वो सिटीज़ में हो, मेट्रो सिटीज़ में हो, मेरी फ्रेंड्स में हो, उन्होंने कहा पर ये बात जरूर रखना कि दुपट्टा हम ही क्यों रखे, हमारे सर पे ऐसा क्या है, कोई गंदगी है, कोई इम्प्योरिटी है कि दुपट्टा करने से ही ज्यादा रेस्पेक्ट आएगा। अगर लड़का दुपट्टा नहीं कर रहा है तो उसका मतलब ये हो रहा है कि वो रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए वो कल्चर अलग क्यों? फिर हम कहते हैं हमारा पार्ट ऑफ कल्चर है। नहीं, ये कल्चर सिर्फ औरत का है। ये हमारा कल्चर कैसे हुआ है? तो डिस्क्रिमिनेशन है, कल्चर में ही डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये पेट्रियार्की जब तक है ना, हम पेट्रियार्की नोशन ऐसे ही टूटेगा। ये छोटी छोटी स्टेप्स, ये है छोटा स्टेप्स। अगर आज हम दुपट्टा, हम आज अगर सोसाइटी कह दे, घर के परिवार वाले कह दे बेटा तू आज से दुपट्टा करने की जरूरत नहीं है, घर के बड़े कह दे, स्पेशली मेल मेंबर्स कह दे दुपट्टा मत करो, तो आप देखना जो औरत होगी ना इतना खुश फील करेगी, उसको इतनी आज़ादी महसूस होगी। मतलब जो मुझसे बहुत बड़े हैं ना, जब मुझे मिलते हैं वो मुझे दुपट्टा करके मिलते हैं, तो अगर मैं उनसे पूछूं ना आप दुपट्टा क्यों करी, नहीं कोई कुछ कह देगा, नहीं कोई बुरा मान जाएगा, नहीं 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 ये करना पड़ेगा करना पड़ेगा। इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं, कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, ये फियर है, ये साइन ऑफ ऑपरेशन है, सॉफ्ट ऑपरेशन, सॉफ्ट पावर हमने जो वीमेन के ऊपर डाला, ये फियर है। कोई मजे मजे में दुपट्टा नहीं कर रहा है। आज अगर मैं औरतों से पूछूं, जो ये कहती कि मैं खुशी खुशी दुपट्टा करती हूँ, मैं अगर इनसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि आज ही आज इसी वक्त अगर आप दुपट्टा करना बंद कर दे तो आप कितने लोगों को अपसेट करेंगी? आप ये नहीं कहे कि नहीं मैं तो अपनी मर्जी से कहती हूँ। आप पैदा होती अपनी डिसीजन नहीं लेके मैं दुपट्टा करूंगी। आपने जब होश संभाला होगा, जब आप बड़ी हुई होंगी, चीजें समझ में आ रही होगी, आपको किसी ने बताया, पहले ये थॉट डाला आपके दिमाग में कि दुपट्टा करो बेटा, दुपट्टा करो, बड़े आए हैं। आपने खुद से डिसीजन नहीं लिया, तो आप अपने आप को काउंट नहीं करें कि मैं तो अपनी मर्जी से कर रही हूँ, ये इनवैलिड है। आप ये पूछो कितने लोगों को अपसेट करेंगे, और यही फियर है जो हमें रोकता है। मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को लेने में मजा आ रहा है, और जो लोग दुपट्टा लेके पैर छू रहे, प्रणाम कर रहे, उसी से रेस्पेक्ट ज्यादा आ रहा है। ऐसा नहीं, जो दुपट्टा नहीं भी कर रहे, हो सकता है वो आपको ज्यादा रेस्पेक्ट दे रहे हो, क्योंकि रेस्पेक्ट तो दिल की बात है, इमोशन है, एक्शन का है, कि मेरे सुख दुख में, मेरे बुरे टाइम में कौन मेरा साथ दे रहा है, कौन मेरा केयर ले रहा है, कौन मेरे साथ खड़ा हो रहा है, ना कि दुपट्टा करके जो पैर छू रहा है वो ज्यादा करेगा। तो आई थिंक दुपट्टा डज नॉट डिफाइन रिस्पेक्ट, इट इज अ पेट्रियार्कल नोशन। और आई थिंक इसको आप प्लीज थोपे ना कोई, इसको समझे, क्योंकि पता है ये फियर है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं कहीं गई और मैं वहाँ जगह पे दुपट्टा लेने की कोई जरूरत नहीं है। पता है मैं अनकॉन्शियसली, क्योंकि मुझे एक दो जगह पे कहीं पे किसी ने कहा दुपट्टा कर लीजिए, नॉर्थ इंडिया की ही बात है, तो दुपट्टा लेते लेते तो एक मन में आके दुपट्टा लेना होता है। जो मैं दूसरी जगह गई ना, मैं बार बार हाथ, मैं दुपट्टा का है, कोई कह देगा, कोई कह देगा दुपट्टा का है। आई वाज लुकिंग फॉर माय दुपट्टा एंड देन आई टोल्ड माय सेल्फ अरे दिस इज रॉन्ग। सो अगर मैं इम्पैक्ट हो सकती हूँ वो छोटे एग्जाम्पल से, तो जितनी औरतें इतने सालों से दुपट्टा ले रही है, तो सोचो कितनी कंडीशन हो गई है। बिल्कुल। तो आई थिंक ये दिस नीड्स टू बी टॉक। आई नो इट्स कंट्रोवर्शियल बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज
माय गर्लफ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्तों ने कहा परी ये बात जरूर रखना अगर मौका मिलेगा तो। अच्छा, एक चीज और है, अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, आपने कभी देखा है कि जो देवियाँ होती है दुपट्टा करते हुए, उनके सर पे तो दुपट्टा नहीं है, तो हम ही क्यों जो हिंदुइज्म फॉलोअर है दुपट्टा करके घूम रहे हैं? ये तो कहीं एनकरेज नहीं किया गया है। लोग कहते हैं कि पुराने जमाने में वेद पुराणों में आई डोंट थिंक इट्स मेंशन कि आपको दुपट्टा करना चाहिए कहीं पर। ये इट्स अ नोशन क्रिएटेड बाय मैन। एक तरीका था ऑप्रेस करने का उस टाइम पे। अब हम उस गुलामी से निकल गए हैं। अब इट्स टाइम कि हम इसको और एनकरेज नहीं करें। और दूसरे कल्चर में क्या होता है वो मैं इसलिए बात नहीं करूंगी, जैसे कहते हैं ना कि एक अपर कास्ट पर्सन शुड नॉट बी टेलिंग कि हाउ लोअर कास्ट पर्सन शुड लिव, वैसे ही मैं अपने घर में पहले देखूंगी कि मेरे कल्चर में क्या हो रहा है, कितने लूपहोल्स है, और जो जिस कम्युनिटी का है वो अपनी बात रख सकता है। बट आई थिंक ओवरऑल इट्स अ साइन ऑफ ऑपरेशन एंड आई पर्सनली फील इट वेरी सैड टू डू इट। मैम, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं वो सर्वाइवर के रिहैबिलिटेशन में आते हैं। जब सर्वाइवर ट्रैफिकिंग के बाद अपने घर आती हैं तो सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, और जो मीडिया है वो भी उनको रेस्क्यू तक ही दिखाते हैं। तो जैसे मतलब आप एसिड अटैक में भी ये चीज़ें देख लीजिए कि मतलब जब एसिड अटैक हो जाता है तो मीडिया सिर्फ 2 दिन 4 दिन दिखाएंगे, और उसके बाद वो हॉस्पिटल के बाद वो लड़की घर आ गई, और उसके बाद उसके जीवन में क्या हो रहा है, वो जिंदा है या नहीं है, उसके बाद की कहानी नहीं पता है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब मीडिया को मतलब ट्रैफिकिंग के बाद की मतलब लाइफ नहीं दिखानी चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि सर्वाइवर है या नहीं है, या उसके बाद का जीवन उसका कैसा चल रहा है? क्योंकि रेस्क्यू हो गए और उसके बाद आपने स्टोरी दिखा दी कि हाँ, लड़की घर वापस आ गई, उसके बाद का क्या? क्या हमें पता है कि वो लड़की समाज में है या नहीं है, या उसके साथ क्या हुआ है? तो आप इसके लिए क्या कहना चाहोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है मीडिया का फॉलो अप करना किसी केस को अगर परस्यू कर रहे हो, स्पेशली जब आप ट्रॉमा विक्टिम को कवर करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी एक तरह से ट्रॉमा ही है जो पर्सन गो थ्रू करता है, भले वो लड़का हो लड़की हो। जब हम एज ए जर्नलिस्ट कोई स्टोरी करते हैं, हमारा सारा फोकस इशू पे होता है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, नंबर्स। बहुत रेयर केस में हम फॉलो अप करते हैं। और जो जो जर्नलिस्ट विक्टिम्स के टच में आए किसी एनजीओ के थ्रू या लॉयर को थर्ड पर्सन के थ्रू, वो स्टोरी करने के बाद उन एनजीओ के थ्रू फॉलो अप ले सकते हैं कि क्या वो विक्टिम को रिहैबिलिटेशन मिला, लाइवलीहुड मिला, काउंसलिंग मिली, सारा के सपोर्ट सिस्टम मिला, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। या फिर जो जर्नलिस्ट अपनी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू डायरेक्टली विक्टिम के कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि मोस्ट केसेस में क्या होता है कि जर्नलिस्ट को हमेशा किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ही विक्टिम के टच में आते हैं, जब वो रिहैबिलिट हो जाते हैं, रेस्क्यू हो जाते हैं। और बहुत कम केसेस में होते हैं कि हम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन टच में आते हैं। जैसे जब मैंने रोहिंग्या वाला इन्वेस्टिगेशन किया था, वो एज अंडर कवर, तो मैं डायरेक्टली टच में आई थी। और वो इसलिए क्योंकि मैं एज अंडर कवर एज ए हेल्थ वर्कर डोर टू डोर जा रही थी अपनी दोस्त के साथ। तो आप तब भी उनसे फॉलो अप ले सकते हो, विक्टिम से टच में रह सकते हो। मैं जब भी आज तक मैं जितनी भी स्टोरीज की है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं फॉलो अप नहीं कर पाई हूँ। इसकी 2 वजह है। ट्रैफिकिंग केसेस में हमने ये पाया है कि वो लोग इन रीट्रैफिक हो जाते हैं या फिर वो खुद ही उन जगह से थोड़ी देर के बाद वापस निकल जाते हैं, क्योंकि इंडिया में जो रिहैबिलिटेशन मॉडल है ना, वो फेल्ड है। फेल इसीलिए है कि विक्टिम जब घर जाता है वापस, उसको जो सपोर्ट मिलना चाहिए, लाइवलीहुड, जैसे मैंने कहा, अवेयरनेस से पेट नहीं भरता, अवेयरनेस से घर नहीं चलता। आपकी आर्थिक व्यवस्था भी सही होनी चाहिए, आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए, आप अपनी स्टेट पे अपनी जगह में रुके। आज मैं अपने असम में बैठ के क्यों जर्नलिज्म नहीं कर रही हूँ, मैं दिल्ली में बैठ के क्यों कर रही हूँ? एक एग्जाम्पल है। तो बहुत केसेस में विक्टिम्स को सपोर्ट नहीं मिलता है। अब रिहैबिलिटेशन में जैसे आपने बात कही थी कि समाज कहते कि समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता। घर तो वापस जाते लेकिन समाज उनको वापस नहीं ले पाता। समाज उनको कैसे वापस लेगा? जो उनके
सपोर्ट जिससे उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, जैसे रेस्क्यू हो गया, जो लीगल सपोर्ट मिलना चाहिए, जो पुलिस का सपोर्ट मिलना चाहिए, जो मेडिकल सपोर्ट मिलना चाहिए, इनको ये नहीं मिलता है। इनको विक्टिम शेमिंग फेस करना पड़ता है। इसके 2 एग्जांपल दूंगी मैं। पिछले साल की बात है, मनोबल फाउंडेशन ने एक लड़की को जीबी रोड से निकाला था। वो ट्रैफिकिंग की विक्टिम थी और फिर उसकी काउंसलिंग हुई, उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग चली। फिर लड़की ने कहा कि मैं मोमो की शॉप खोलना चाहती हूँ। तो उन्होंने उसका एक मोमो का दुकान तैयार किया और साउथ टेक्स में उसको एक जगह जहाँ मोमो का स्टोर्स है वहाँ उसका शॉप भी लगा दिया। अब पहले दिन है उसका बिजनेस में, कुछ पुलिस वाले आते हैं और उसको कहते हैं, हमको सब पता है तू पहले क्या करती थी। यहाँ अगर हमने किसी को बता दिया ना तो तुझे यहाँ पर खड़े भी नहीं होने देंगे। तो देख ले, अगर तुझे यहाँ धंधा करना है, काम करना है, तो तुझे हमें खुश रखना पड़ेगा। अच्छा। तो खुश का मतलब ये है कि वो कह रहा है पुलिस वाले कि हमें पैसे देने पड़ेंगे, ब्राइब देना पड़ेगा अगर तुम्हें अपना काम करना है। अगर नॉर्मल जिंदगी जीनी है तो हमें उसके लिए घूस देना पड़ेगा। उसको लगातार 3 दिन उसको हैरेस किया। फिर मनोबल फाउंडेशन ने कमिश्नर को, ऊपर पुलिस ऑफिशियल्स को कांटेक्ट किया। फिर वो लड़की को उन पुलिस वालों ने तंग करना बंद किया। ये एक एग्जाम्पल है। जो पुलिस वालों का फर्ज बनता था कि वो जनता को प्रोटेक्ट करे, वो आकर उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो अपराधी की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्रिमिनल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। सोचिए, ये हो गया इंडिया में। आप सोचिए जो केस बाहर से आते हैं उनके लिए कितना चैलेंजिंग होगा। एक केस है 2023 का, लड़की युगांडा की है। उसको हम रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू करके हम मनोबल फाउंडेशन और हमारी लॉयर, हम उसको सफदरजंग पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। सफदरजंग पुलिस स्टेशन में हम रिक्वेस्ट करते हैं एसएचओ को कि आप एफआईआर करें। बहुत आर्ग्यूमेंट्स के बाद जो थाना ऑफिसर है वो हमें ये कहते हैं, मैडम मैं एफआईआर तो नहीं करूंगा। क्यों? आप सोचो, किसी को पता चल गया मेरे रहते, मेरे नाक के नीचे यहाँ पर सेक्स रैकेट हो रहा है तो मेरी क्या इज्जत रहेगी, मेरी थू तो हो जाएगी। अरे ऑफिसर ये कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स माइंड सेट लेके जॉब कर रहा है। और पता है हमें क्या करना पड़ा? उसने हमें बोला आप 100 नंबर पे कॉल करिए। 100 नंबर से कॉल कौन करता है? जिसके पास पुलिस की एक्सेस नहीं है या थाने में वो नहीं जा सकता है। पर आप तो थाने में खड़े हम थाने में खड़े हैं विक्टिम के साथ, और हमने 100 नंबर पे कॉल किया। और चलो ये एक इंसिडेंट, उसे विक्टिम को चलो रेस्क्यू हो गया, बहुत रात भर लगा, रेस्क्यू हो गया, उसका पासपोर्ट भी निकल गया, वो युगांडा की लड़की थी। अब हमें नेक्स्ट चैलेंज है इसका मेडिकल कराने के लिए। कोई इसको मेडिकल के लिए लेके ना जाए। सारे पुलिस वालों को हम बार बार बोल रहे हैं कि 24 घंटे से ऊपर हो गया बिना खाए पिए, प्लीज इसको मेडिकल सपोर्ट दीजिए, इसको मेडिकल की जरूरत है। तो बहुत मशक्कत के बाद एक लेडी कांस्टेबल, वो भी बहुत रोते धोते वो हमारे साथ चली और वो इतनी नाराज थी, मैं क्या बताऊं। और सफदरजंग हॉस्पिटल हम पहुंचते हैं, उसको हम इन्वेस्टिगेशन रूम में ले चलते हैं और वहाँ उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, उसमें HIV टेस्ट, ST टेस्ट भी होना है। तो जो एक प्रोटोकॉल होता है, डॉक्टर उसको क्वेश्चन करते हैं कि इंग्लिश में कि आप कैसे आई, आपके साथ क्या हुआ था। वो बताने ही लगती थी कि मैं ऐसे आई थी, मुझे ऐसे काम करना पड़ता था। जो कांस्टेबल मैडम थी ना, उन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन रोका और उस विक्टिम को वो पूछती है अंग्रेजी में, वेट वेट वेट, टेल मी वन थिंग, did you go to meet the client alone? Say yes or no. Victim ने बोला yes. Did you take the money in your account, in your Paytm? उसने कहा say yes or no. Yes. देखिए मैडम, ये तो अपने मर्जी से ये काम करती है, अभी इसके पैसे नहीं मिल रहे होंगे तो अभी यहाँ कंप्लेन कर रही है, हमारा टाइम खराब कर रही है। उसने विक्टिम शेमिंग कर दिया। तो आप ये बताइए, मतलब अंशु की समाज तो एक्सेप्ट तब करेगा, अवेयरनेस तब बढ़ेगा जब पहले हमारे जो ये स्टेक होल्डर्स है जिनका फर्ज बनता है कि विक्टिम को सारा मॉरल सपोर्ट दे, मनोबल ना तोड़े, उनके साथ खड़े हो, उनको कॉन्फिडेंस दे कि वो अपने केस में फाइट करे। इसलिए मोस्ट विक्टिम तो अपने केस से विड्रॉ करती, तो लीगल केसेस भी इतने टाइम लगते, कंपेंसेशन इतना देर तक नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात, जो विक्टिम का कल्प्रिट होता है,
अपराधी, वो फरार रहता है। आज पकड़ा जाएगा, कल निकल जाएगा, या फिर वो बहुत बड़े गैंग मेंबर्स होते, सारे नहीं पकड़े जाते। तो विक्टिम को कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा? समाज तो तब उन्हें अपनाएगा जब पहले हम, जो हमारा जो पुलिस वाले हो गए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वाले हो गए, मेडिकल प्रोफेशनल वाले हो गए, काउंसलर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, मैजिस्ट्रेट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, मीडिया पर्सन हो गए, जब हम उनके साथ खड़े हो ना, हम उनको सपोर्ट दे, कॉन्फिडेंस आए, तो रिहेबिलिटेशन इसीलिए जो मॉडल है इन मोस्ट केसेस फेल है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल। मैम, जैसे कि एनजीओ तो अपने तरीके से सर्वाइवर को हेल्प करते ही हैं, लेकिन क्या इस चीज में गवर्नमेंट कोई हेल्प करती है? कोई कंपनसेशन प्रोवाइड कराती है, कोई पेंशन उनके लिए, या कोई हेल्पलाइन नंबर, कोई कुछ इस तरीके से इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके? देखिए, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंदर और वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है, और बहुत सारे पॉलिसीज है। जो विक्टिम को कंपनसेशन मिलना ज़रूरी है, मैंडेटरी कंपनसेशन है, काउंसलिंग मिलना ज़रूरी है 24 घंटे के अंदर, उसको मेडिकल सपोर्ट जो चाहिए, ये सारे ना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो प्रोटोकॉल्स है, SOPs है, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जो इन मोस्ट केसेस फॉलोज नहीं होते। फॉलो इसीलिए भी नहीं होते क्योंकि FIR करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। गवर्नमेंट की स्कीम्स है, लेकिन जो ये एक्शन में नहीं है, वर्ड्स में है, ये बुक में है, कॉपी किताबों में है, एक्शन में बिल्कुल इसका लेस इम्प्लीमेंटेशन है। बहुत फाइट करनी पड़ती है, जैसे मैंने कहा सोशल वर्कर को कि प्लीज उसको मेडिकल दीजिए, उसको शेल्टर दीजिए, उसका घर भेजने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक कराइए। अब एक एग्जांपल मैं बताऊंगी, 2000 पिछले साल की बात है, एक माइनर लड़की असम की, वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की शिकार है। जब वो छोटी थी तो उसके अपने ही कज़न ब्रदर ने उसके साथ गलत काम किया था, फिर जिसके कारण से वो मेंटली डिस्टर्ब हुई, और स्टिग्मा था सोसाइटी में, सब उसको शेम करने लगे, तू गंदी लड़की है, तू खराब लड़की है। तो वो एक ट्रैफिकर ने जब उसको कहा कि इतनी बदनामी में जीने से अच्छा है तो मेरे साथ चल और तू यही काम कर ले, तो उसके साथ वो सिलीगुड़ी चली गई थी। और उसके बाद सिलीगुड़ी गई, सिलीगुड़ी में से जब वो माइनर थी, नाबालिग थी, और जब एक रेस्क्यू रेड ऑपरेशन हुआ, उसको रेस्क्यू किया, शेल्टर होम में डाला। शेल्टर होम के बाद शेल्टर होम वालों ने उसको घर भेज दिया अकेले, जबकि जो प्रोटोकॉल है वो ये कहता है आप विक्टिम को अकेले घर कभी नहीं भेजोगे, और विक्टिम को घर भेजने से पहले आप उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे कि वो वहाँ जाने के लिए वो सुरक्षित एनवायरनमेंट है कि नहीं, कहीं वहाँ जाके दोबारा इसके साथ कोई गलत तो नहीं होगा। उन्होंने कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, भेज दिया। ये फर्स्ट केस। दोबारा से वो लड़की, अब क्या सेकेंड टाइम ना ये लड़की खुद ही आ गई, और इस बार आ गई दिल्ली की GB रोड पे, और वो पिछले साल रेस्क्यू हुई। और तब क्योंकि जब मैं वॉलंटियर करती हूँ एनजीओ के साथ एज ए ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो इन्होंने मुझे कहा कि एक लड़की आई है असम से, तुम ज़रा आके इनसे मिलो। तो मैं लड़की से मिलने गई, बात करने के लिए गई, तो पता चला कि उसके साथ ये हुआ है कि सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है जब बचपन में, और किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। तो उसने मुझे और पुलिस वालों को कहा, प्लीज़ जो कहोगे मैं वही करूँगी, मैं शेल्टर होम में रह लूँगी, लेकिन मुझे वापस अपने घर नहीं भेजना। वो लड़की मिन्नतें करते रही। पुलिस वालों ने उसको माइनर सोच के उठाया था, तो आपका ज़िम्मेदारी बनता है कि आप एज वेरीफाई करें। एज वेरीफाई करने के बहुत तरीके हैं। पहले तो आप डॉक्यूमेंट्स निकाल लें, अगर है उसका बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल से सर्टिफिकेट जो होता है, या फिर जो पंचायत लिख के देता है। अगर वो नहीं है तो फिर सेकंड जो प्रोसीजर है वो है आप बोन ओसिफिकेशन टेस्ट करके, मतलब हड्डी से टेस्ट होता है एक बॉडी का, जिससे आप उसका एज कितनी की है निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसीजर करना था पुलिस को मैंडेटरी। पुलिस ने इन दोनों में से एक भी नहीं किया, माइनर सोच के उठाया, शेल्टर होम में डाला, और एक दिन डिसीजन लेते हैं इसको हम घर भेजेंगे। अच्छा। इसके टिकट बुक करते हैं और इसको आसाम की ट्रेन जा रही होती है, ब्रह्मपुत्र मेल, और उसमें बिठा के उसको घर भेज देते, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी ये एश्योरेंस के कि तुम घर पहुंचोगे तो वहां पर तुम्हें सपोर्ट मिलेगा। उसके पास फोन भी नहीं था। जब वो लड़की असम पहुंची और मैं एक एनजीओ के टच में थी, और उससे मिले और लड़की को काउंसलिंग के लिए बुलाया। लड़की की काउंसलिंग हुई तो उन्होंने कहा शी नीड्स अर्जेंट
मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, हम्म, इसको बहुत ज़रूरत है परी, क्योंकि इसके बहुत ट्रॉमा है, चाइल्डहुड एब्यूज़ हुए हैं, इसको बहुत हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट की, हम्म, क्योंकि तुम्हारे पास एफआईआर की कॉपी नहीं है, पुलिस कंप्लेन नहीं है, हम्म, ये कहते हुए कि लड़की माइनर है, हम्म, हम इस लड़की को ज़बरदस्ती अपने शेल्टर होम में रख के हेल्प प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, हम्म, हम यहाँ हेल्पलेस है। तो किसका जिम्मेदारी था ये करना कि एक कंप्लेन डाले, और जब लड़की जा रही थी तो उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करे, पुलिस वालों का। पुलिस वालों का था। हम्म, तो देखिए ऐसी चीजें होती है ग्राउंड पे, लॉ सिस्टम कमजोर है हमारे देश का। बहुत, कितनी बहुत ट्रेनिंग भी कर ले, इंटेंट नहीं है, हम्म, इंटेंट होना बहुत जरूरी है कि हम काम करें। इनको लगता है एफआईआर हो जाएगा तो फिर कोर्ट के धक्के खाओ, ये के धक्के खाओ, तो वो करना ही नहीं पसंद करते। बिल्कुल, तो बिल्कुल। लॉ एनफोर्समेंट बहुत कम है। और एक अपने क्वेश्चन पूछा हेल्पलाइन पे, हम्म, इंडिया एक हॉटस्पॉट है ट्रैफिकिंग का। हम एज ए अगर देखो नॉर्थ ईस्ट, हम 8 स्टेट्स है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हम्म, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, एक और स्टेट में भूल रही हूँ। तो हम आज जो रीजन है स्टेट, हम ओवर आई थिंक 5400 किलोमीटर स्ट्रेच इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं विद चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल। और ये जो बॉर्डर्स है, जो 54 किलोमीटर जो स्ट्रेच है, उसमें से मैक्सिमम जो किलोमीटर्स है वो ओपन बॉर्डर है, मतलब कि उसमें से एक्सेस आना जाना बहुत इजी है। हम्म, क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग जिस कारण से बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट होता है। हम्म, तो इस टाइम पे इंडिया में एक हॉटलाइन नंबर नहीं है, हेल्पलाइन नंबर नहीं है। हम्म, आप देखोगे टैक्सी में जा रहे हो तो छोटा सा एक पुलिस हेल्पलाइन नंबर, एक मेंटल हेल्थ नंबर, इमरजेंसी नंबर, छोटा सा प्लेट होता है कि बहुत लोगों को नोटिस भी नहीं आता, नोटिस में कि ये नंबर भी है हमारे लिए। मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा काम करना चाहिए। देयर शुड बी होर्डिंग prominently displayed हेल्पलाइन नंबर्स, और ये नंबर्स बस स्टैंड, ट्रेन स्टेशन, एयरपोर्ट्स, ये पब्लिक प्लेसेस में बड़े बड़े अक्षर में होना चाहिए। लोगों के जहन में बैठ जाए कि अच्छा इमरजेंसी नंबर ये है। कितने लोग को आज के टाइम में पता है कि मेंटल हेल्थ नंबर जो है 14416 है। टेलीमानस 24/7 सर्विस देता है, और जिसके थ्रू आप फ्री मेंटल हेल्थ काउंसलिंग ले सकते हो अगर आपकी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है। ठीक है, कितने लोगों को ये पता है जो कि साइबर क्राइम का अपराध में किस नंबर को आप कॉल कर सकते हो, लोगों को नहीं पता है। तो ये रेदर देन कि पॉलिटिकल कैंपेन करने से ज़्यादा अच्छा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है इन विषयों को मुद्दा उठाए, इन पे काम करे, होर्डिंग लगाए, हेल्पलाइन नंबर लगाए, क्योंकि रोज आए दिन ट्रेन स्टेशन से इतने बच्चे ट्रैफिक हो रहे होते हैं, इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग हो रही है एयरपोर्ट से, बस स्टैंड से। तो ऐसे में हेल्पलाइन होना, नंबर होना बहुत जरूरी है, और गवर्नमेंट का इसमें इनिशिएटिव आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इस पे इंटरेस्ट ले। मैम आपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भी ट्रैफिकिंग की स्टोरीज कवर की हैं, तो क्या इंडिया के बॉर्डर्स पे आपने कोई पैटर्न नोटिस किया है या कोई चैलेंजेस फेस करना पड़ा है, क्योंकि आपने बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर पे काम किया है, तो क्या कोई चैलेंजेस फेस करना पड़ा है? एज ए जर्नलिस्ट या फिर जो ट्रैफिकिंग हो रहा है उस पे चैलेंज? एज ए जर्नलिस्ट भी और एज ए ट्रैफिकिंग के लिए भी कोई चैलेंजेस आया हो? ओके, जो पहला पार्ट है कि एज ए जर्नलिस्ट मैंने क्या चैलेंज फेस किया है, वो ये है कि जब इंटरनेशनल बॉर्डर पे होते हो, जब इंटरनेशनल सॉइल पे होते हो, दूसरे कंट्री की जमीन पे, उसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। अगर आप डिटेन हो गए, अगर आप अरेस्ट हो गए, तो पता नहीं आप कितने टाइम के लिए अंदर जाएंगे, रिस्क होता है। और अगर आप अंडर कवर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पहुंचे हैं, तो इन मोस्ट केसेस क्या होता है कि एक अलर्ट अपने आप ही मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, आई एम सॉरी, मतलब एक अलर्ट स्प्रेड हो जाता है अमंग क्रिमिनल ग्रुप्स की, ओके सो एंड सो पर्सन हमारे सॉइल पे है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जब आप ऐसे लोगों से मिलना स्टार्ट करते हो जो आपकी इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं सोर्स विक्टिम्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर कुछ गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इस पे बात करना पसंद नहीं करते। या फिर जैसे बांग्लादेश में गई थी तो मैं कोक्सेस बाजार गई थी, वहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप्स है, और मैं वहाँ जाते जाते डिटेन हो गई। तो वो मुझे RRRC करके एक ऑफिस है, रेस्क्यू रिपेट्रिएशन रिहैबिलिटेशन आई थिंक,
RRRC करके ऑफिस है बांग्लादेश में, तो वो मुझे वहाँ लेके आए और मेरी बड़ी क्वेश्चनिंग हुई कि आप यहाँ क्या कर रही हो, आप कैसे आ गई, आप तो क्या बोलते हैं, आप तो जर्नलिज्म वीज़ा में नहीं आए हो, आप तो बिजनेस वीज़ा में आए हो, आप वहाँ कैंप कैसे चली गई। तो वो मुझे बड़े क्वेश्चनिंग करने लगे ऑफिसर। तो फिर मैं भी उनसे बहस में भिड़ गई कि आप जर्नलिस्ट वीज़ा देते नहीं हो, आपके यहाँ पर फॉरेनर्स बैठे हो, आप उनको दे रहे हो, आप इंडिया के जर्नलिस्ट को जर्नलिज्म वीज़ा नहीं दे रहे हो। और उस टाइम वो नहीं दे रहे थे, 2019-20 की बात है। तो कहा नहीं, आप अपनी होटल से नहीं निकलेंगी, आप मार्केट तक जा सकती है, उसके बियॉन्ड आप कहीं नहीं जाएंगी। तो तो मैं अपने होटल वापस गई और जो मेरा जो दोस्त था वहाँ का जर्नलिस्ट है वो बांग्लादेश का, तो मैंने उसको कॉल किया, ऐसी ऐसी बात हो गई, मैं क्या करूँ। तो उसने मुझे कहा, सुन परी, कल रेडी हो जाना और जो पुराना सा कुर्ता है, गंदा सा जो धोने के लिए रखा हो, वो कपड़े पहन लेना और मुंह ढक लेना, चप्पल पहनना, बैग नहीं लेना, कोई फैंसी बैग, कॉपी, छोटा सा नोटबुक कहीं से भी छोटे से एक पॉलिथीन में ले लेना। और मैं तुम्हें कुछ लोग भेजूंगी, दोस्त जो जर्नलिस्ट है, उनके साथ तुम कैंप जाना, मिल के आना। फिर मुझे ऐसे जाना पड़ा था। लेकिन अगर मैं अगेन पकड़ी जाती तो इस बार मैं डिपोर्ट हो जाती। डिपोर्ट मतलब वो मुझे इंडिया वापस भेज देते या फिर मेरा पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट में आ जाता। तो ये चैलेंजेस होते हैं। देन आपको थ्रेट भी बहुत होता है, क्योंकि जब आप ऐसी कंट्री में घूम रहे होते हो, आपकी मूवमेंट्स भी ट्रैक हो रही होती है। कि जैसे मैंने कहा कि आप ऐसे लोगों को मिलना स्टार्ट करते हो जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के नेटवर्क के पार्ट है, तो वो आपकी सारी मूवमेंट ट्रैक करते हैं, आज ये कहाँ जा रही है, कब निकल रही है, वो मैसेज भी करेंगे, आपको कॉल भी करेंगे। सो वो ये आप सर्विलेंस में होते हो। तो ये बहुत रिस्क फैक्टर्स होता है एज ए जर्नलिस्ट। और जो भी जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेशन करता है, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप बिना मेंटरिंग के, अगर आपके ऊपर कोई मेंटर नहीं है, कोई बॉस नहीं, कोई एडिटर नहीं है, आपको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का ट्रेनिंग नहीं है, अगेन आज के टाइम में ट्रॉमा इन्फॉर्म अप्रोचेस भी आना जरूरी है। कि जब आप किसी विक्टिम से मिलते हैं, ये ऑलरेडी बहुत ट्रॉमा से गुजर चुके होते हैं, इनसे कैसे बात करना है, कैसे इनको अप्रोच करना है, कितना टाइम देना होता है, ये भी आजकल ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर आपके पास ये ट्रेनिंग नहीं है तो प्लीज मतलब पैराशूट रिपोर्टिंग जर्नलिज्म नहीं करे बिकॉज यू वांट टू गेन फेम। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स जो इश्यूज हो गया, ह्यूमन राइट्स, फेमिनिज्म, ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इस पे काम कर रहे हैं, जबकि वो रियल में नहीं है फेमिनिस्ट। रियल में उनको नहीं फर्क पड़ता ह्यूमन राइट्स, किसी का जो मानव अधिकार है वो है कि नहीं है, क्योंकि उससे उन पे बात करने में उनको व्यूअर्स मिल रहे हैं, उनको सपोर्ट मिल रहा है, पैसे अर्न कर रहे हैं, इसीलिए वो कर रहे हैं। तो इसके बिना तो बिल्कुल नहीं करे, पहली बात तो ये। अब आते हैं कि क्रॉस बॉर्डर में पैटर्न क्या है। जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट जो हम 8 स्टेट्स है, असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, हम नॉर्थ ईस्ट में हम वी शेयर बॉर्डर्स विद 5 कंट्रीज, इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद 5 कंट्रीज, उसमें चाइना, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और इनमें से जो 5400 किलोमीटर जो स्ट्रेच है, लॉन्ग स्ट्रेच इंटरनेशनल बॉर्डर का, इसमें मैक्सिमम बॉर्डर जो है ना, ये क्योंकि पोरस है, मतलब कि ओपन बॉर्डर्स है, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री इजीली ट्रैफिक होना बहुत इजी है। क्योंकि आप हर जगह फेंसिंग नहीं लगा सकते, आप हर जगह बाउंड्रीज नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी जो रीजन है, ज्योग्राफिकल अगर आप रीजन को देखें, बहुत जंगल है, पहाड़ है, नदी है, जिसमें आप कंट्रोल नहीं, आप अपने गार्ड नहीं स्टेशन कर सकते, मॉनिटर करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि जिसका ट्रैफिकिंग ज्यादा हो रहा है। दूसरा फैक्टर ये है, ये जो बॉर्डर एरियाज में गाँव है, जैसे कोकराझार एक डिस्ट्रिक्ट है BTAD के अंदर, बॉर्डर टेरिटोरियल एरिया रीजन, ये 6th शेड्यूल के अंदर आता है आसाम में। और कोकराझार अगेन ये बांग्लादेश, भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो BTAD एरिया है। यहाँ ऑलमोस्ट 300 से भी ऊपर विलेजेस जो है, इतनी रिमोट एरियाज में है, वहाँ अभी तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ से इतने बच्चे गायब होते हैं। बॉर्डर एरियाज में जब भी कोई नेचुरल कैलामिटीज आ जाती है, फ्लड, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत फ्लड का इशू है, नेपाल में आर्टक्वेक हुआ था, तो नॉर्थ ईस्ट के साइड भी इम्पैक्ट हुए थे। जैसे वहाँ पर कैलामिटीज हुई तो लोग इस साइड आ गए, लोग डिस्प्लेस्ड हो गए, होमलेस हो गए, तो सपोर्ट के लिए इधर आ गए। तो ऐसी कोई इश्यूज होती है, नेचुरल कैलामिटीज हो गया, तो वहाँ ऐसा
सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि इनको इमीडिएटली रिहैबिलिटेशन किया जाए, इनको सपोर्ट दिया जाए, उनको इमीडिएटली कैंप में शिफ्ट करते हैं। फिर कैंप में जो है ना ट्रैफिकर जाने लगते हैं, रिलीफ कैंप में। अच्छा। वो फैमिलीज को अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं ऐसी लाइफ जियोगे, कैंप में बैठोगे, बच्चे की जिंदगी खराब हो रही है, हमारे साथ भेज दो, मुंबई दिल्ली शहरों में रहेगा, काम करेगा, 2 पैसा कमाएगा, घर भी भेजेगा, ऐसी जिंदगी तो नहीं जिएगा। तो ऐसे में पेरेंट्स अपने बच्चों को क्यों ना भेजे? फ्लड में रहने से अच्छा है ऐसे एरिया में जहाँ पर बिजली नहीं पहुंच रही है, एजुकेशन नहीं कंप्लीट कर पा रहे बच्चे, आर्थिक जो जो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इतना ज्यादा है, जिसको हम कहते हैं कि सामाजिक आर्थिक असमानता इतनी ज्यादा है। तो ऐसे में उन एरियाज में बॉर्डर एरियाज में ट्रैफिकिंग का ये चैलेंज रहता है और इस वजह से ट्रैफिकिंग ज्यादा होती है। मैम, जैसे आपने अपनी शुरुआती करियर की जो जर्नी है वो असम से ही शुरू की थी और आप असम से ही हैं, तो आप हमें ये बताइए कि नॉर्थ ईस्ट में ही इतने केसेस क्यों होते हैं ट्रैफिकिंग के, और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि कौन से एज ग्रुप के लोगों के साथ सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग होती है। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें ओवरऑल पूरा रीजन ही बहुत वल्नरेबल है, क्योंकि हम इंटरनेशनल बॉर्डर एक तो है, तो क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग ट्रेसपासिंग बहुत इजीली होता है। तो क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग बहुत इजी है क्योंकि उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, बॉर्डर गार्ड्स भी बहुत कम है, और जो है वो जैसे अगर ट्रैफिकर उनको अगर 50 रुपए से लेके 500 रुपए थमा देता है या फिर 1000 रुपए, तो वो ट्रैफिकर को एंट्री दे देते हैं, वो लोग लेके इस साइड आ जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और नॉर्थ ईस्ट वल्नरेबल इसलिए भी है कि अगर आज के टाइम में आप देखें, हमारे स्टेट में अभी भी बच्चे अगर फ्लड हो जाए या फिर बारिश हो जाए, उनको चप्पल जूता तो उनको मिला ही नहीं, चप्पल हाथ में लेके स्कूल जाना पड़ता है, नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता है। ये 2025 है। आप इतनी जो गवर्नमेंट है इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा रही है, मंदिर के नाम पे इतना पैसा खर्च कर रहे करोड़ों, तो आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड कर सकते नॉर्थ ईस्ट में जहाँ बच्चों की जरूरत, वहाँ मोटिवेशन नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जो सामाजिक आर्थिक असमानता इतनी है ना उन जगहों पे, इसलिए ट्रैफिकिंग ज्यादा होता है। और अगर आप बीटीएडी एरिया में जाएंगे, बॉर्डर टेरिटोरियल रीजन में जाएंगे, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत प्रोमिनेंट है, कोकराझार हो गया, बक्सा हो गया, यहाँ से ट्राइबल एरिया के बच्चे और आदिवासी कम्युनिटी के बच्चे ज़्यादा ट्रैफिक होते हैं। एक बार मैं 2011 में मैं असम गई थी और बॉर्डर टेरिटोरियल एरिया गई थी, और बक्सा में जब मैं फैमिलीज को मिल रही थी चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए, मुझे इतनी हैरानी हुई ये मालूम जब हुआ कि हर घर से एक बच्चा गायब है। और जब पूछो वो कहते वो बच्चा काम करने के लिए गया था, दोस्त के साथ गया था, या तो वो वहाँ काम कर रहा है मुंबई में। अगर 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 आप इनसे पूछो आप अपने बच्चे से टच में हो, नहीं हम टच पे नहीं है, लेकिन ना उसका बेटा भी गया हुआ है वहीं पर जहाँ पर मेरा बेटा है। मैं कहा आपके पास कोई प्रूफ है? नहीं प्रूफ नहीं है, पर वो है ना रंजित ने बोला है। अब रंजित कौन है? वहाँ का ट्रैफिकर, मिडिल मैन जो फैसिलिटेट करता है गांव से दिल्ली कैसे बच्चों को भेजना है। और वहां पर बच्चा मिसिंग है, वो जिंदा है कि नहीं ये भी नहीं पता है फैमिलीज को आज के डेट पे। वो इसी उम्मीद से है क्योंकि चलो मेरा बच्चा गायब नहीं है, इसके घर का बच्चा भी है, और क्योंकि रंजित ने कहा है वो दिल्ली में मुंबई में, तो ये काम कर रहे होंगे। और फोन का तो इतना इनको नॉलेज होता नहीं है, तो फोन नहीं कर पा रहे हैं, आ जाएंगे कभी। पर एक फैमिली ने मुझे पूछा आप मेरे बेटे को ढूंढ सकते हो क्या? और जब उनकी मैंने प्रोफाइल ली, फिर मैंने बाकी लोगों से पूछा, तो ऐसे कितने घरों में बच्चे गायब है और जिसकी एफआईआर नहीं हुई है और एक नॉर्मल हो गया है। और पुलिस वाले से बात करो तो वो कहता है अरे वो भाग गया है, उसको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं, वो भाग गया, उसके साथ भाग गया, वो लड़की इसके साथ भाग गई। तो वहां पर एकदम नॉर्मलाइज्ड है। एक नॉर्थ ईस्ट में असम में चाइल्ड मैरिज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण ट्रैफिकिंग होता है। और वहाँ चाइल्ड मैरिज या फिर जो लड़कियां भाग जाती है बच्चियां, उसको बड़ा इंकरेजमेंट करते हैं। आप एफआईआर नहीं कर सकते हो, मानोगे नहीं। एफआईआर करोगे ना पूरा गांव उठ के आ जाएगा, क्योंकि जो पंचायत हेड होता है वो उसी ने फिक्स एज सर्टिफिकेट दिया होता है। फिर सोशल वर्कर्स को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वहां पर। एफआईआर करे, शादी रोकने जाए तो हो सकता है कि शायद उनकी भी हाथ पैर वो तोड़ दिया, उनको थ्रेटनिंग बहुत मिलता है। तो चाइल्ड मैरिज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और जिसके कारण से आपको नहीं पता वो लड़की की शादी तो हो गई, आपने कर दिया,
इन मोस्ट केसेस हो सकता है वो किसी घरों में काम करते हुए मिलेंगे या फिर वो किसी रेड लाइट एरिया में ही मिलेंगे, और जो कि इन मोस्ट केसेस हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें यही मिला है कि चाइल्ड मैरिज भी बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन चाइल्ड मैरिज क्यों हो रहा है? कमिंग बैक टू द सेम सिचुएशन कि एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, असमानता इतनी ज़्यादा, इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है। मैं स्कूल पढ़ पाई, कोई और लड़की नहीं पढ़ पा रही है। क्यों नहीं पढ़ पा रही? उसके एक स्कूल में क्लास 5 तक है, दूसरा स्कूल 6 से है, तो उसको उतना दूर जाना पड़ेगा। अगेन पढ़ लिख के वो क्या करेगी? उसको पता है माँ बाप उसकी शादी कर देंगे। वहाँ आज तक ऐसा कोई लिविंग एग्जाम्पल नहीं है कि इसने पढ़ लिख के आगे कुछ अच्छा किया हो, मोटिवेशन नहीं है। पढ़ाई भी कर लेगा तो आगे क्या करेगा? ये फैक्टर्स भी होना ज़रूरी है। फिर माँ बाप इतने गरीब होते हैं कि उनकी ज़िंदगी रोज़ की दिहाड़ी पे चलती है। आज अगर कमाएँगे तो आज ही खाएँगे। अब बच्चे को क्या होता है कि प्रेशर बन जाता है कि अपने माँ बाप का सपोर्ट करे, तो उनको एजुकेशन छोड़ना पड़ता है, माँ बाप का हेल्प करना पड़ता है, फिर काम करना पड़ता है, फिर वो ट्रैफिक हो जाते हैं, ट्रैफिक काम करने के लिए निकलते हैं तो ट्रैफिक हो जाते हैं। तो फिर हेल्थ केयर सिस्टम इतनी प्रॉब्लम है, इक्वल नहीं, किसी को कुछ फैसिलिटीज़ मिला है, किसी को नहीं मिला हुआ है। देन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत है, जातिवाद भी बहुत है। ये लो कास्ट का है, अच्छा ये ट्राइबल है, अच्छा ये आदिवासी है। अब ये डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत चलता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक तभी ट्रैफिकिंग रुकेगा। और एज ग्रुप की बात है तो हम देखते हैं एज ग्रुप 10 साल से लेके बियॉन्ड एनी ग्रुप पर्सन ट्रैफिक हो रहा है। और यंग बच्चों की ज़्यादा डिमांड है क्योंकि उनको लगता है यंग बच्चा ज़्यादा काम कर सकता है, ज़्यादा लंबे टाइम तक काम कर सकता है, ज़्यादा साल काम कर सकता है, भले वो घरों में नौकर वाला काम हो या फिर जो जो ज़बरदस्ती इनसे सेक्स वर्क कराया जाता है। तो ये एक है। तो मैम मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने आउट ऑफ कल्चर जाके शादी किया है, आप असम से है, आपने हिमाचल में शादी किया है, तो और आप साथ में साथ एक जर्नलिस्ट भी हैं, तो ससुराल वाले कैसे सपोर्ट करते हैं? वाओ! हाँ, कल्चर से बाहर शादी करना कोई इम्पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। मेरी फैमिली बहुत पहले से ओपन माइंडेड है, भले मैं किसी भी कल्चर में करती, किसी रिलीजन में करती, वो हमेशा सपोर्ट ही करते हैं। उनको ये मैटर करता था कि फैमिली अच्छी हो, तुम्हारे काम में, तुम्हारे पैशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तुम डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार ना बनो, उनकी हमेशा से यही प्रेयर रही है। तो कल्चर से आई थिंक इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इतने सारे कल्चर के लोग हैं, सबको आई थिंक, जैसे मेरा भाई कहता था बचपन में कि हम सबको कल्चर यूनिटी इन डाइवर्सिटी तब आएगी जब हम एक दूसरे कल्चर में शादी करेंगे, दोस्ती यारी बनाएंगे, तब हम रियल मायने में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम लोग जी रहे ये कह पाएंगे। पता है, बचपन से मेरे बहुत चैलेंजेस रहे अपनी फैमिली में ही, या फिर फ्रेंड सर्कल में, ये बताने के टाइम कि एज अ औरत जो मैं फील करती हूँ ये, या फिर कोई बात गलत हो रही है हमारे औरतों के साथ, ये क्यों गलत है और ये क्यों नहीं होना चाहिए, यही मुझे बचपन से समझाना पड़ता था लोगों को। और ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता था कि मुझे समझाना पड़ता है कि मैं ऐसा क्यों फील करती हूँ, जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये समझाते समझाते बड़ी हो गई, जर्नलिस्ट भी बन गई। और बहुत लोगों ने कहा तुम पागल हो, तुम फेमिनिस्ट हो। और फेमिनिस्ट एक गाली की तरह निकलता था दोस्तों के मुंह से, जैसे कि मतलब फेमिनिस्ट ना हो के मैं टेररिस्ट हूँ। और ए तुम तो एक्सट्रीम बातें करती हो, तू तू ना, तू फेमिनिस्ट है ना, तू जर्नलिस्ट है ना, इसलिए ऐसी बातें करती है। और कब कहते हैं, जब सपोज मैंने कह दिया कि यार आप यार गाली गलौज मत करो माँ बहन की, या ये रेप वर्ड्स है, अगर आप ध्यान से सुने तो गाली गलौज जो है एमसीबीसी, वो रेप वर्ड्स ही है। एक टाइम में मैं भी बहुत गालियां देती थी और सोचती बहुत कूल है, लेकिन एक कैंपेन के दौरान हरियाणा में एक पर्सन है सुनील जागलन, उन्होंने मुझे और मेरी एक फ्रेंड को इनवाइट किया, सफीना और मैं, हम दोनों गए। और उस कैंपेन में बैठक में बहुत सारी लड़कियां आई हुई थी गांव की, हरियाणा की गांव की बात है। और वो लड़कियां जो है रोते रोते बोलने लगी, अपनी बातें रखने लगी कि हम अपने घरों से नहीं निकलते, हमें स्कूल जाने से डर लगता है, हमें कॉलेज जाने से डर लगता है, हमें ट्यूशन क्लास जाने से डर लगता है, या फिर हमें कोई सामान खरीदने के लिए जो सामने वाला दुकान है वहां जाने से डर लगता है, ये सोच के कि कोई एक गाली निकाल देगा। जब वो कोई गाली निकालता है हमारे लिए, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ वो चीज़ हो गया,
कोई MC BC ऐसे कह देता तो वो गाली नहीं, हमें लगता कि हमारे साथ किसी ने कर दिया वो चीज़। हमारे को वो इतना खौफ है, डर है, जिसके कारण हम बाहर नहीं निकल पाते। जब वो लड़कियाँ ये बातें करने लगी ना, मैं मतलब अंशु में इतनी शर्मिंदा हो गई। मैंने सोचा यार, मैं इनको कूल वर्ड सोचती थी, ये गालियों के बिना मतलब बिना सोचे मैं गालियाँ देती थी, और कुछ गालियों की वजह से कुछ लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पा रही, अपने सपने नहीं पूरे करे। उनको ये लगता कि उनके साथ ये हो गया, किसने गलत कर दिया। तो मैंने उस दिन से कसम खाई और मेरे दोस्त ने कि हम कभी गाली नहीं देंगे, और हमने एक स्टोरी भी की थी द गार्डियन के साथ। तो जब भी मैं लोगों को बोलूँ कि गालियाँ मत दो, क्यों ना दो, तो वो कहते हैं तू टू मच है। या फिर मैं किसी फ्रेंड को बोलूँ कि तू डोमेस्टिक वायलेंस मत फेस कर, तू निकल उस मैरिज से, तेरे साथ हम हैं, तो लोग कहते थे तू टू मच है। या फिर मैं अपने ही घर की औरतों को कहूँ कि पहले खाना अपने लिए निकालो, फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं। आप भी घर के इक्वल मेंबर हो, सिर्फ हेड ऑफ द फैमिली मेल मेंबर्स नहीं है, फादर्स मदर्स भी है। तो लोग कहते थे तुम टू मच हो। तो ऑल माई लाइफ आई हैड बीन कॉल्ड टू मच। और पता है एक कॉमन फैक्टर क्या है, ये सिर्फ मेल मेंबर्स ही जिन्होंने मुझे कहा यू आर टू मच, किसी लेडी ने नहीं कहा मुझे यू आर टू मच। तो ये चैलेंजेस मुझे बहुत रहे हैं लाइफ में। लेकिन जब मेरी शादी हुई ना, एंड आई वांट टू स्पीक दिस अलाउड, से दिस विद प्राउड, जो करण की जो फैमिली है, इट्स अ सिख, हिमाचली सिख फैमिली। और मुझे भी थोड़ा नोशन था, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हम इतनी स्टोरी सुनते हैं पेट्रार्की के बारे में, तो पता नहीं कैसे होगा। करण के जो पेरेंट्स हैं वो एक लौता मतलब एक पीपल है जिनके सामने मुझे ये मशक्कत नहीं करना पड़ा, कोई बात रखने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, फाइट नहीं करना पड़ा कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। जब भी मैं उनसे कोई बात रखती थी ना, तो मैं उनके लिए एक औरत होती थी, एक इंडिविजुअल, नॉट एज अ जर्नलिस्ट। बहू भी नहीं, औरत है, वो अपना पेन शेयर कर रही। भले मैं एक केस कहती थी कि मम्मा पापा ऐसे हो गया उस लड़की के साथ, पता है, तो बाकी लोग मुझे हमेशा कहते थे ये तो एक एग्जाम्पल है, ये तो एक केस है परी, ये तो एक्सट्रीम है। लेकिन मेरे जब मम्मा मॉम डैड है, करण के पेरेंट्स, वो ये कहते हैं उल्टा, ये एक केस भी क्यों हुआ बेटा, ये एक केस भी नहीं होना चाहिए था। तो जब मैं उनसे कोई बात रखती हूँ ना सोशल इश्यूज पे, मेरे बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं, तो वो ये नहीं सोचते कि क्योंकि जर्नलिस्ट है इसका एक्सपीरियंस है इसलिए बात कर रही है, वो ये इसलिए वो सुनते कि ये एक इसने कोई एक्सपीरियंस किया, इस बात में पेन है, ये सुनना जरूरी है, हमें भी एजुकेट होना जरूरी। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं उनके लिए जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं उनके लिए एक इंडिविजुअल हूँ, तो मुझे वहाँ वो स्ट्रगल नहीं आया। वो स्ट्रगल मुझे दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ बहुत आया, गलत बात को समझाने पे गलत क्यों है, उनके साथ ये नहीं है। और दूसरी बात ये कि एज ए उस फैमिली में एक चीज जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसके कारण मैंने शादी के लिए भी हाँ किया। ऑल माई लाइफ मैंने बचपन से अपनी फैमिली में देखा है कि जो किचन है, जो रसोई घर है, वो सिर्फ औरत 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 की जगह रसोई घर पे है। इनके फैमिली में वो कल्चर नहीं है। जिस तरह से खाना खाने में दोनों जेंडर का हक है, मेल फीमेल, वैसे रसोई घर में दोनों मेल जिम्मेदार है काम करने के लिए। यहाँ पर द किचन डज नॉट बिलोंग टू वीमेन इस घर पे। और सिर्फ पापा मम्मा ही नहीं, इनके पूरे खानदान में, पूरे फैमिली में ये कल्चर है कि वीमेन हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड मेल मेंबर्स हैव टू लर्न कुकिंग एंड हैव टू डू किचन वर्क, घर का काम। और आप मेरे घर में किसी भी टाइम आइए, मेरे मॉम डैड हर टाइम घर का काम एक साथ करते हुए मिलेंगे। मेरे अपने घर में भी जो दिल्ली में आते हैं ना, मेरी कुक कहती है ऐसे परिवार कहाँ मिलता है, कौन मतलब मेल मेंबर सब्जी काट रहा होगा, रोटियां फुलके बना रहा होगा, किचन कहते कि लड़कियों का ही जगह है, पर इस घर में मेरे खानदान करण की फैमिली में वो नहीं है। तो ये कल्चर अभी से है या पहले से? नहीं, ये पता सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इनके जो ग्रैंड पेरेंट, क्या परदाता बोलते हैं, हाँ, परदादा। परदाता, जो इनके दादू के टाइम से है, दादू के टाइम से चला आ रहा है, ये कल्चर है। और ये पता है कोई मेट्रो सिटीज में नहीं रहते, एक स्मॉल टाउन में रहते हैं हिमाचल में, जहाँ इतनी कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स लोग रहते हैं, वहाँ इतना जातिवाद भी है, कास्टिज्म है, वहां पर ऐसी फैमिली जहां पर
किचन बिलोंग्स टू ऑल द जेंडर, सब मिलके काम करते हैं। कोई घर में पार्टी होती है, अगर मेल मेंबर्स ड्रिंक कर रहे हैं तो ये नहीं कि लड़कियां सर्व कर रही होंगी उनको, औरतें ये रोटी ला रही है, खाना ला रही है, नहीं, मेल मेंबर्स दारू पीते पीते बात करते हुए रोटियां फुल का गरम गरम बना के उनको सर्व करेंगी खुद से। और कोई भी डिस्कशन हो रहा होता है उनको शामिल करते हैं, हम सारे इकट्ठे बैठते हैं, मेल फीमेल पॉलिटिकल डिस्कशन हो या सोशल इश्यूज हो, कोई भी बात हो, हम सब एक साथ करते हैं, नहीं कि मेल मेंबर्स कोने में चले गए और हमें उनको सर्व करना है, नो। तो ये मेरे लिए बहुत एक आई ओपनिंग, बहुत पॉजिटिव एक मैंने एक्सपीरियंस रहा। और मैं सारी फैमिलीज को कहती हूँ कि प्लीज कि किचन कल्चर जो है, ये जो स्टेरियोटाइपिंग कर रखा है कि लड़कियां ही सिर्फ किचन में बैठे खाना बनाए, लड़कों को पहले सर्व करे, ऐसी फैमिलीज भी है हिमाचल, जैसे मेरे इन लॉज की फैमिली है, प्लीज या तो उनसे सीख लो आप कि दैट नो, ये पेट्रियार्कल नोशन है एंड दिस शुड नॉट बी एनकरेज्ड एट एनी कॉस्ट। सो आई एम वेरी लकी टू हैव फैमिली लाइक देम। सो या बहुत अच्छा परिवार मिला, हंसी खुशी आप परिवार के साथ रहिए और मैं चाहती हूँ मेरे दोस्तों को भी ऐसा परिवार मिले। बिल्कुल सभी लोग चाहती है शादी करना पर शादी कर नहीं रही हैं। आई थिंक अगर आप शादी करना चाह रहे हो और आप जब किसी को डेट कर रहे हो, किसी को जान रहे हो, जो मैंने अपने केस में किया, मैं हमेशा जिस भी लड़के से मिलती थी, मैं उसके फादर का इक्वेशन, उसके मदर के साथ कैसा, मैं हमेशा ये देखती थी। मेरे लिए वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा, क्योंकि मैंने अपने घर में बहुत पेट्रियार्की देखी है। मेरी फैमिली में आई डोंट थिंक मेरी मदर, मेरी मासी, मेरी चाची, मेरे आंटीज कभी अपनी फैमिलीज में बेटी बन पाई, वो हमेशा बहू ही रही, उनको बहुत सामना करना पड़ा स्ट्रगल का। तो इसीलिए मैं बचपन से मतलब थोड़ी सी जब समझने लगी कि बड़ी हुई कि रिलेशनशिप क्या होता है, तो मैं ये हमेशा देखती थी कि उस घर में जो हस्बैंड्स है, जो फादर्स है, मदर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, किचन का काम कौन कैसे डिवाइड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और आई थिंक वो एक फैक्टर था, सारे फैक्टर जिस कारण से मैंने करण को कहा आई एम मैरिंग योर फैमिली नॉट यू। सो या लास्ट मैसेज कोई ऑडियंस को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि कोई भी एज ग्रुप का हो, मानव तस्करी एक बहुत बड़ा विषय है और सरकार से क्वेश्चन पूछे कि ऐसी इश्यूज पे वो क्यों नहीं काम कर रहे, होर्डिंग पे हेल्पलाइन नंबर्स क्यों नहीं है, मानव तस्करी के हेल्पलाइन नंबर्स क्यों नहीं। आप अगर थाईलैंड जाओ तो वहाँ पर आपको जगह जगह पे हेल्पलाइन नंबर्स दिखेंगे, ठीक है। इंडिया एक इतना बड़ा डेस्टिनेशन सोर्स और ट्रांजिट कंट्री है, हमारे पास हेल्पलाइन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई कैंपेन करते हैं, हमारा कैंपेन है हैशटैग नो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नो एज इन KNO इन कैप्स W एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जब भी हमने कैंपेन किया, हम हमेशा ऐसी फैमिलीज, ऐसी केस से रूबरू हुए हैं जो हमसे मदद मांगते हैं और पूछते हैं कोई हेल्पलाइन है क्या। एक बार एक स्टोरी है, मैं अपने कैंपेन के बारे में बताऊंगी। देखिए, समाज आपके पास नहीं आएगा हेल्प लेने, उनको पता ही नहीं कैसे हेल्प लेना है ना, आपको समाज के पास, पब्लिक के पास जाना पड़ेगा। तो तभी हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया, जहाँ पर हम रोड पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, कैंपेन करते हैं। एक बार निजामुद्दीन पे हम कैंपेन कर रहे थे और हम प्ले कार्ड लेके खड़े थे, तो किसी ने हमारा फोन नंबर क्लिक किया और हमें कॉल आया निर्मला जी को, और उन्होंने कॉल पे बोला यहाँ पर ना निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पीछे एक लड़की रो रही है, आप तुरंत आ जाए। तो जैसे हम लड़की के पास गए, लड़की को हमने पूछा तो हमें पता चला कि वो लड़की यूपी से गोवा जा रही थी अकेले, 14 साल की उम्र है, और कोई उसको फोन पे गाइड कर रहा था। हमने पूछा कौन, तो बोले भैया है, मेरी दीदी भी वही रहती है, और भैया कह रहे तुम यहाँ आ जाओ, दीदी के पास रहना, यहाँ पढ़ाई भी करोगी, यहाँ काम भी करोगी, यहाँ लाइफ बहुत अच्छी है। तो मैं दीदी और भैया के पास जा रही थी, लेकिन निजामुद्दीन स्टेशन से पहले ही उसका जो सारा सामान है चोरी हो जाता है, उसका मोबाइल फोन भी चोरी हो जाता है। तब जाके उसको मतलब निजामुद्दीन पे वो उतरी और वो रो रही थी, तो किसी ने, पब्लिक ने उसको नोटिस किया और हमें इन्फॉर्म किया, और उस लड़की को हम तुरंत जो है रेलवे जो टास्क फोर्स है वहाँ पर हम उनके पास लेके गए, जो चाइल्ड लाइन टीम थी रेलवे स्टेशन के अंदर, हमने उनको हैंड ओवर किया। तो सोचिए कि एक कैंपेन से हमने एक लड़की की जान बचाई।
तो आपको इस टाइम पे आपको ऑडियंस के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आपके पास टीवी है, आपके पास इंटरनेट है, आप इतना पैसा एडवर्टाइजमेंट मतलब पॉलिटिकल कैंपेन में लगाते हैं, मंदिरों में लगा रहे हैं। आप आई थिंक वी शुड वर्क ऑन ऑन दिस मानव तस्करी के ऊपर। साइबर क्राइम इतना हो रहा है, साइबर क्राइम के जैसे मैंने कहा केसेस 6175 पर डे हो गया, लेकिन अगर आप पूछे कितने लोग कन्विक्ट, कितने लोग अरेस्ट हुए होंगे, तो नंबर आप सुन के भी हंसेंगे, बहुत नील, इट्स इट्स इक्विवेलेंट टू जीरो। तो आई थिंक पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज मानव तस्करी के बारे में पढ़ें, साइबर क्राइम के अपराध के बारे में पढ़ें, खुद से अपने मतलब जागरूक रहे, अवेयर रहे। और आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर पॉडकास्ट देख रहे हैं मनोबल फाउंडेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम हमेशा आपके लिए हैं। और आई थिंक थोड़ा हमें भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आई डोंट सी इतना सपोर्ट गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट को इसमें रुचि भी है इस पे काम करने की, तो पब्लिक को थोड़ा मैं अलर्ट रहने के लिए कहूँगी, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो मानव तस्करी के बारे में ज़रूर पढ़ें, कैसे अपने आप को और आपके आप अपने लोगों को आप प्रोटेक्ट कर सकें। थैंक यू परी मैम, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो लोग हमारा पॉडकास्ट देखेंगे उनको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और आई होप बहुत सो। अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, एक अहम मुद्दा आज हमारे साथ डिस्कस किया। तो थैंक यू सो मच मैम, और आशा करते हैं कि हम लोग आगे भी मतलब ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और आपसे हमारी बात जारी रहेगी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच अंशु, मुझे बुलाने के लिए और ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। और एक डिस्क्लेमर भी दे दूँ, अगर मेरी हिंदी सही नहीं है, क्योंकि मैं असम से हूँ, मैंने यहाँ के सीखा है, तो इन्फॉर्मेशन अगर जेंडर पे अगर थोड़ी ऊपर नीचे हो गई होगी तो प्लीज़ माफ़ करें। और थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, और इस पे बात करने की बहुत ज़रूरत थी और आपने मुझे वो मौका दिया। एंड जो काम आप लोग कर रहे हैं वो बहुत इंस्पायरिंग है हमारे लिए। And all the best to you too, and you are an inspiration also, so थैंक यू सो मच मैम, yeah, थैंक यू।